So, good morning, friends. Humility personified, हाँ? Humility personified, कशिश मैम. अब आप कह रहे हैं सर ऐसे कैसे सर personified? तो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अभी 10 मिनट में आप भी एक्सपीरियंस कर लेंगे, ठीक है? हम वेलकम करते हैं कशिश मैम को. कशिश मैम का ये थर्ड अटेम्प्ट है. फर्स्ट अटेम्प्ट तो ग्रेजुएशन के साथ ही मैम ने दिया. और मैम कहीं भी किसी स्कूल में स्टेबल होकर, जैसे हम लकी लोग हैं कि एक दो स्कूल में हमने कंप्लीट अपनी एजुकेशन ली है. मैम के स्कूल्स भी काफ़ी चेंज हुए. आई थिंक मैम 10 स्कूल्स, हाँ 10 स्कूल्स मैम ने चेंज किए हैं. तो कि लाइफ का जो है ना कि ओनली चेंज इज़ कांस्टेंट, वो प्रिंसिपल मैम ने अर्ली चाइल्डहुड से फेस किया है. और मैम का फिलॉसफी ऑप्शनल रहा है. और बाकी मैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैम को ही माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा. बट वेलकम में मज़ा कुछ आया नहीं. हाँ, ऐसा कुछ मैं अयोध्या सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुष्प कुछ भेंट कर मैम का स्वागत करें. ऑर्डर हमारा वही रहेगा कि पहले मैम ब्रीफ करेंगे, उसके बाद इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे. और रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन आंसर में एक ही क्वेश्चन हम बार बार रिपीट ना करें, बस इतना सा ना. और बाकी तो मैम खुद बहुत चाह रही हैं कि आपको बताएं कि कौन सी गलतियां मैम से हुई या क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है. मैम नीचे यही डिस्कस कर रही थी. सो थैंक यू मैम, प्लीज़. Thank you, sir. Am I audible? गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम कशिश बख्शी है. मैं पहली बार इतने बड़ी क्लास को एड्रेस कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी नर्वस साउंड करूँगी, बट प्लीज़ बेयर विद मी. एंड थोड़े से मैंने पॉइंटर्स लिखे, तो आई विल ट्राई कि मैं जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अपने मोनोलॉग में मैं करूँ. बट उसके बाद हम इसको बिल्कुल इंटरैक्टिव बना देंगे, और जितने कोई भी क्वेश्चंस हैं आपको, वील डिस्कस दोज, बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट मैं आई एम मच मोर इफेक्टिव व्हेन इट्स वन ऑन वन. अकेले जब मैं बोलते रहती हूँ मैं बहुत बोर हो जाती हूँ खुद ही की बातों से. तो थोड़ा सा आई गिव माई इंट्रोडक्शन फर्स्ट. मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, जैसे सर ने बताया. आई ग्रेजुएटेड इन 2021 and that's when I took my first attempt. I've done law from NLIU Bhopal, so it was a 5-year degree, and I started my preparation in the final year of law. So somewhere around September 2020, I started my preparation. 2021 में कोविड ईयर था, तो अक्टूबर में हुआ एग्ज़ाम, and I missed pre by 3 marks, which was a huge blessing in disguise because I was not prepared. आई हैड रियलाइज आफ्टर टेकिंग प्री कि अगर प्री हो भी गया तो मेंस तो पक्का फेल हूँ मैं. मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर ही नहीं किया है. सो फर्स्ट लर्निंग स्टार्टिंग से ही पता चल गई मुझे कि यू हैव टू रियली टाइम योर फर्स्ट अटेम्प्ट. डोंट रश इन टू इट, बट डोंट टेक टू मच टाइम. एक स्वीट स्पॉट होता है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी होती है, एंड दैट इज़ व्हेन यू शुड टेक योर फर्स्ट अटेम्प्ट. बिकॉज आई रश्ड इन टू इट, आई टुक माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन October 2021. You all know that in 2022 it was in May. So again I had only 5 months. Excuse me, sorry to interrupt. English medium, if you are comfortable. हाँ जी. I'll try my best. Flow में थोड़ा सा. तो sorry. So I took मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया अक्टूबर में, और जून में ही सेकेंड अटेम्प्ट था. तो अगेन मेरे पास सिर्फ 5 मंथ्स थे. तो फिर से मैं बहुत भागा दौड़ी में प्रिपरेशन कर रही हूँ. अभी ऑप्शनल प्रिपेयर कर रही हूँ. आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस प्रॉपरली, बिकॉज पूरा फोकस जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सिर्फ हमें प्री की गाइडेंस मिलती है और हमारा फोकस पूरा प्री 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 ओरिएंटेड रहता है. बट प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड योर रैंक इज, आपका रैंक बनता है मेंस के एग्जाम से. पूरा मेरिट मेंस है. So mains is the game changer. Interview is again 275 marks only. So just like another mains का paper, because each mains paper is 250 marks. So जब आप preparation कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि it should be a mix of both pre and mains. आप सिर्फ pre oriented ना रहे. Even though pre is as difficult as any other stage, and
जनरली बहुत लोगों को प्री क्लियर करने में प्रॉब्लम आती है, बट आई रियलाइज कि जो सिलेबस है वो तो एग्जैक्टली सेम है, प्री और मेंस में सेम ही टॉपिक्स है, सेम सब्जेक्ट्स है। तो हम अपनी प्रिपरेशन ऐसे करेंगे कि हम प्री और मेंस दोनों को टैकल करें, एंड आगे आगे आई विल टॉक more in depth about it. But the purpose of giving you this brief introduction into my journey was to ये मैंने इसलिए बताया, आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इतनी ट्रायल एंड एरर की है मैंने पूरी जर्नी में। एक तो मैं अकेली थी पूरे टाइम, कोई कोचिंग क्लास मैंने नहीं ली, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी क्यों। और क्योंकि मैं पूरे टाइम अकेली थी और मैं खुद ही सब कुछ खुद मैनेज कर रही थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, कोई गाइडेंस नहीं थी। तो मेरी जर्नी बहुत लंबी हो गई, बार बार गलतियाँ होती थी, फिर मैं उनको इम्प्रूव करती थी, तो मुझे 3 अटैम्प्ट लग गए। और इसलिए मुझे सर ने बताया कि आप में से ज़्यादातर लोग 25 एंड 26 का अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है टू इंश्योर कि आपका जो ये अटैम्प्ट होगा 25-26 का, ईदर वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट हो, आपका इसी बार में हो जाए। क्योंकि इतनी बार गलतियां करके मुझे समझ आ गया कि एक कोई स्ट्रैटेजी है जो परफेक्ट है। और आप लोग को पता है कि बहुत सारे टॉपर टॉक्स है, 2018 से लेके अब तक हर साल सारे टॉपर्स आके टॉपर टॉक देते हैं। और आप नोटिस करेंगे एक चीज़ कि हर टॉपर सेम बात बोलता है, सारे टॉपर्स बोलते हैं मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, सेम ही सोर्सेज है, स्टैंडर्ड सोर्सेज का नाम लेते हैं, इन्हीं को बार बार रिवाइज करो। और मैंने नोटिस किया जब से रिजल्ट आए कि कुछ लोगों का ये थॉट प्रोसेस है कि सब झूठे, सब झूठ बोलते हैं, ये इन्होंने साथ में प्लानिंग की है टॉपर्स ने मिलके कि हम किसी को सच नहीं बताएंगे और सबको गुमराह कर देंगे और हम ही अकेले IAS ऑफिसर रहेंगे। ऐसे थोड़ी है। जो भी कोई यहाँ पे आ रहा है आपसे डिस्कस करने, वो बहुत जेन्युइनली चाहता है कि आपकी हेल्प हो और आप कुछ सीखें और आपकी जर्नी इजी हो जाए। हमारी गलतियों से सीख लो, आप वो गलतियाँ ना करो। तो इसलिए जब सारे लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि यही स्टैंडर्ड सोर्सेज से आ रहा है, इससे हो जाता है, तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करने का ट्राई करें। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजी नाउ। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जनरल जो पाथ है वो सेम है। सब लोग बोल रहे स्टैंडर्ड सोर्सेज एक बार पढ़ो, मॉक्स लगाना शुरू करो, मॉक्स को रिवाइज करो, PYQs एनालाइज करो और हो जाएगा। और आपको लगेगा कि इतना सिंपल है, हमने भी ये सब किया। हो सकता है आप एनालाइज नहीं कर रहे हो कि आपने शायद ये ठीक से नहीं किया। और अभी अगर आप लोग जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई प्लीज़ ऐसे प्लान करो जैसे आपको जनरली सब बोलेंगे। आज भी जो मुझे समझ आया है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी है, उसी के हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे आपका कुछ मिस ना हो और आप थरोली कंप्लीट कर पाओ अपना सिलेबस। तो जो पाथ है वो हम सबका सेम है, बट इसमें एक ट्रिक है कि रास्ता सेम है और जगह भी पहुंचने वाली सेम है, बट सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हैं। कोई किसी गाड़ी में है, कोई सोच रहा है कि मैं एकदम स्पीड लिमिट फॉलो करके सीट बेल्ट लगा के धीरे धीरे अपना लक्ष्य मुझे हासिल करना है। कोई लोग पुणे पोर्शा केस बना देंगे, इसको एकदम क्रैश हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे मैं चल के धीरे धीरे जाना चाहता हूँ। तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए, आप एनालाइज करिए कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझे पता था मैं थ्रू एंड थ्रू ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ। 11th-12th में भी मेरे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। फिर मेरी BA LLB ऑनर्स की डिग्री थी, तो BA ऑनर्स में भी फिर से 1 साल पूरा इको पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस सब पढ़ा है। तो मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था इन सब्जेक्ट्स में। इसलिए मैं ये सोच सकती थी कि मुझे शायद अब क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे बहुत लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं मोस्ट लोग, तो उन्होंने 10th में पढ़ा होता है लास्ट, और बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है सोशल स्टडीज़। तो देन ऑब्वियसली कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बोलने आई हूँ कि बिना इसके हो जाता है या बिना इसके नहीं होता है। मैं एक्चुअली आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सब अलग अलग जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और सबका बेस अलग है। तो अगर आप यहाँ पे हो तो ऑब्वियसली आपने ये सोचा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उस गाइडेंस को बहुत सीरियसली लो।
आप यहाँ पे आते हो और क्लासेस अटेंड करते हो डेली, बट अगर आपको 25 और 26 का अटेम्प्ट लेना है तो आपको ओवर एंड अबव योर क्लासेस एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे ज़रूर से पढ़ना है. 6 आवर्स इज़ द एवरेज फिगर. आई एम अ बिग बिलीवर. मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि सबके अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं, तो एक बुरे दिन पे आप 4 घंटे से कम ना होने दें अपनी पढ़ाई, और अच्छे दिन पे ट्राई करिए कि 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ लो. तो एवरेज 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है क्लास के बाद भी, जिससे आप क्लास में जो चल रहा है वो भी ध्यान दे बिल्कुल. फर्स्ट टाइम जो आप सिलेबस कवर करते हो वो गोल्डन पीरियड होता है, वो चांस आपको फिर से कभी मिलेगा ही नहीं. एक बार, क्योंकि जब आप सिलेबस कर लोगे पूरा, आपके मन में ये बहुत स्ट्रांगली आ जाएगा कि मैं पढ़ चुकी हूँ, पॉलिटी में कर चुकी हूँ, हिस्ट्री में देख लिया है, मैंने पूरी क्लासेस सुनी है. तो आप वो फिर से सिलेबस पहली बार पढ़ने जैसा जो डेडिकेशन और वो जो माइंडसेट होता है वो नहीं बार बार क्रिएट किया जा सकता. टाइम भी इतना नहीं है. तो आप जो चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आपकी क्लासेस अभी जो भी क्लासेस चल रही है, आप, मैं पूछ सकती हूँ किसी से, आपकी कौन सी क्लासेस चल रही हैं? हिस्ट्री के चल रहे हैं सब, जनरली सब बच्चों की हिस्ट्री के चल रहे हैं, IR एंड हिस्ट्री. तो आप जो क्लास में आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल रहा है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके प्लीज़ नोट्स बनाइए, कीवर्ड्स वाले नोट्स बनाइए, बट बहुत एक्टिवली क्लास में सुने और अपने आप को कन्विंस करें कि ये अब मुझे फिर से नहीं पढ़ना, मैं इसको इतने अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ हिस्ट्री को. हो सकता है कि आप क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहे हो और घर जाके भी हिस्ट्री पढ़े, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान करें कि मुझे फिर से ये सब्जेक्ट शुरू से नहीं पढ़ना है. अब इसके बाद जब भी मैं ये सब्जेक्ट देखूंगी, हिस्ट्री हो या IR, सिर्फ रिवीजन के लिए होगा. इतने अच्छे से करना है कि इसके बाद मैं मॉक्स लगाना शुरू कर दूँ हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मेरी यही स्ट्रैटेजी थी. मैं जो भी सिलेबस का टॉपिक उठाती थी उसको कंप्लीट करते से ही मैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मैंने सिर्फ विजन आईज के मॉक्स लगाए और मैं इसी सेंटर पे आई हूँ तीनों साल, 21, 22, 23, और 9:30 से 11:30 लगाती थी. शोएब सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, वो अभी तक थे यहाँ पे. हाँ हाँ जी. एक्चुअली मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको ये बताना कि विजन आईएएस के मॉक्स आर द क्लोजेस्ट, सबसे पास है वो. जो यूपीएससी का जो पेपर आता है उसके जो सबसे पास मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो विजन आईएएस की है. और आपका सेंटर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. मैं बहुत बार 9 बजे पहुंच जाती थी, मेंस 9 बजे स्टार्ट होता है, तो तब झाड़ू लग रहा रहता था और क्लासरूम्स भी बंद होते थे. बट मैं किसी को भी बोलती थी ना कि मैं टेस्ट देने के लिए आई हूँ, तो विद इन 5 मिनट्स कोई ना कोई आता था. मोस्टली शोएब सर आ जाते थे और मुझे बिल्कुल वेट नहीं कराया गया है यहाँ पे, एकदम से मुझे पेपर देते थे. क्लासरूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई बाहर अंदर नहीं करता है. मैं बहुत सारे और कोचिंग सेंटर्स पे मैंने ट्राई किया, ये इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, घर पे भी नहीं मिलता है. तो आप प्लीज़ अपने इन टेस्ट रूम्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और मॉक टेस्ट देना अवॉइड ना करें. जब पहली बार मैंने 21 में विजन के मॉक्स लगाने शुरू करे थे, थोड़े टफ होते हैं क्योंकि यूपीएससी भी टफ है, तो मेरे आते थे 50s 60s में मार्क्स आते थे. तो वो बहुत डीमोरलाइजिंग होता है और आपको लगता है इतना पढ़ने के बाद भी कुछ आया तो है नहीं, क्या फ़ायदा हुआ. और आपका दिमाग आपको बोलने लगता है ये टेस्ट सीरीज़ झूठी है, ये बहुत टफ बनाया है, ऐसा नहीं होगा एक्चुअल पेपर. बट एक्चुअली पेपर टफ है, हम सबको पता है. तो ये टेस्ट सीरीज़ तो करनी ही करनी चाहिए. टेस्ट दो, जनरली ट्राई करो 9:30 से 11:30 देने का, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो चाहे आप फुल लेंथ दे रहे हो, उसी टाइम में दो. और उसको रिवाइज भी उसी दिन करने का ट्राई करो. वो पूरा पेपर रिवाइज हो नहीं पाता एक दिन में, नेक्स्ट डे तक लग जाता है. बट जब आपने टेस्ट सीरीज़ दी है, एक मॉक टेस्ट दिया है, तो एंड के मॉक्स में मेरे 130 भी आने लग गए थे क्योंकि प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई थी. फिर भी मैं, चाहे 50 आए या 130, मैं वो जो आंसर बुकलेट मिलती है 50 पेजेस की होती है, बहुत हैवी होती है, बट मैं उसको पूरा फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक रिवाइज करती थी, चाहे सही आंसर हो या गलत आंसर हो. आप ऑब्वियसली एनालाइज करो, आपका जो गलत हुआ है उस पर थोड़ा और ध्यान दो, जो सही हुआ है उसको जल्दी पढ़ सकते हैं, बट वो मॉक देने के बाद उसको रिवाइज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. मैंने बहुत नोटिस किया है कि बहुत लोग मॉक्स देते रहते और रिविजन नहीं करते.
ये भी नहीं देखते कि क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। फिर यूजलेस है मॉक देना, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसको आप मॉक दे इसलिए रहे हो क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा। मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि जो मेरा स्टैंडर्ड सोर्सेज है उसके अलावा मुझे और भी चीज़ें चाहिए वैल्यू एडिशन में, जिससे मैं पेपर में आंसर कर पाऊँ अपनी क्वेश्चंस। तो ये जो आंसर बुकलेट्स मिलती हैं आपको मॉक्स देने के बाद, वो बहुत रेलिवेंट, ब्रीफ और जो भी बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं टॉपिक के, वो सब बहुत अच्छे से कवर्ड होते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको कन्विंस करने का ट्राई किया कि प्लीज़ मॉक्स दे के उनको रिवाइज ज़रूर करिए। और फर्स्ट डे से, मैं मेंस आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से करने के लिए नहीं सजेस्ट करती, बट प्री के मॉक्स आप जैसे 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 हिस्ट्री की क्लासेस ख़त्म हुए तो आप हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक्स है वो प्लीज़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए और उनको रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि आपको इससे आगे अपना प्रिपरेशन बढ़ाना नहीं है। आपको जो कराया गया है हिस्ट्री वो पढ़ना है अच्छे से, उसके मॉक्स लगाने हैं, उसके बाद आपको PYQs देखने हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री के। और आपको खुद सोचना है कि जितना मैंने पढ़ा, जितने मैंने मॉक्स करे और रिवाइज करे, उससे मेरी नॉलेज बेस से क्या मैं ये आंसर कर पा रही हूँ। एक्चुअली आंसर आएगा अगर आपने ऑनेस्टली ये दोनों चीज़ें कर ली हैं, बस स्टैंडर्ड सोर्स एंड मॉक्स। तो आप PYQs को देखोगे और आपको समझ आएगा कि मैं ईजिली ये सब आंसर कर पा रही हूँ, ईजी हो गया। इतना हवा बना रखा है हिस्ट्री में, जो आता है समझ ही नहीं आता, इतना टफ है। अभी आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी कि क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज करना है, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो क्वेश्चन पेपर्स अगर आप अच्छे से बार बार एनालाइज करो, यूपीएससी आपको बहुत क्लियर एग्जैक्ट ट्रेंड्स बताता है, जो एटलीस्ट 2017 से 23 में मैंने तो नहीं देखा बदलते हुए। जो ट्रेंड में आखिरी टाइम तक अपने पेरेंट्स को बोलने लगी थी कि पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से इतने इस डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे, इतने इजी होंगे, इतने एक दो ऐसे होंगे जो मैं नहीं कर पाऊंगी फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड ऑल ऑफ अस कैन डू दिस। हम जितनी बार PYQs, मैं अभी जब आगे डिस्कस करूंगी तो मैं बताऊंगी कैसे एनालाइज करना है, और PYQs सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने में और पूरा पेपर देखने में क्या डिफरेंस होता है। बट अभी हम डिस्कस करिए कि आप प्रिपरेशन कैसे अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो क्लासेस के साथ आप वो क्लासेस रिवाइज करिए और मॉक्स लगाइए। एक डिफरेंस इसमें ये है कि जैसे मैंने बोला कि सब सेम रास्ते पे है बट सब अलग अलग गाड़ियों में है। तो आप खुद एनालाइज करिए कि आप की पढ़ाई करने की टेक्निक कैसी है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि जो एक सब्जेक्ट उठाया है वही पढ़ो, दिन भर वही पढ़ो, एक बारी में पूरा हिस्ट्री ही पढ़ो बस। ये मैं कभी फॉलो नहीं कर पाई। तो मैं तो दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ती थी। मैं अगर ये फॉलो करने का बहुत ज़्यादा मैंने इनिशियली ट्राई किया कि मैं उठाऊंगी हिस्ट्री, 15 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट, देन ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके मुझे मेथोडिकली आगे बढ़ना है। बट सब लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ऐसे पढ़ूंगी तो मेरा कभी सिलेबस कंप्लीट होएगा ही नहीं। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मुझे तो 3-4 सब्जेक्ट चाहिए दिन के। तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो वो हाफ हाफ डिवाइड कर लो। आप आधे दिन वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और आधे दिन अपना ऑप्शनल कवर करिए, क्योंकि ऑप्शनल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ऑप्शनल पे फर्स्ट डे से ड्यू फोकस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल स्ट्रैटेजी की बात हो गई। एक बेसिक टाइमलाइन भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, स्पेशली फॉर दोज हु आर टेकिंग द 2025 अटेम्प्ट। नाउ आप ऐसे स्टेज पे हो अपने प्रिपरेशन के कि आप 110% एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आपके पास एग्जैक्टली उतना ही टाइम है जितना चाहिए। तो आप आज से वो टाइम यूटिलाइज करना शुरू कर दो, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होना पड़ेगा पर, क्योंकि आज हो सकता है मैं कुछ 5-6 लोग को तो मोटिवेट कर पाऊँ तो आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, बट वो धीरे धीरे ड्रॉप करता है और फिर बीच में कहीं हम खो जाते हैं। तो ये नहीं होने देना। ये गलती मेरे साथ बहुत बार हुई है, जिसके लिए मैंने एक टेक्निक स्टार्ट करी थी, फिर वो भी मैं अभी शेयर करती हूँ। तो आपको आज से लेके नेक्स्ट प्री तक हर दिन एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ऑन बैड डेज लेट इट फॉल टू 4 आवर्स। जिस दिन अच्छा दिन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, उस दिन 4 घंटे ही पढ़ो, कोई बात नहीं, बट हर दिन पढ़ाई ज़रूर करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसे दिन जा रहे हैं जिनमें आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, और वो महीना हो गया, 1 महीना पूरा ऐसे हो गया कि आपने पढ़ाई नहीं किया, देन योर प्रिपरेशन विल टेक अ हिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन, एक हफ्ता भी ऐसा निकल सकता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा।
उससे ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ वो टाइम बिना पढ़ाई वाला स्ट्रेस ना होने दें। अपने आप को इतना तो पुश करें कि मैं क्लासेस अटेंड करूँ रेगुलरली, क्लासेस में नोट्स बनाऊँ, अच्छे से सीखूँ जो पढ़ाया जा रहा है, और हर दिन 6 घंटे मुझे पढ़ना ही है। अब बहुत लोग बताते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, कोई बोलता है रात के 4 बजे तक पढ़ो, रात भर पढ़ के। आई डोंट थिंक आपको ये सब सुनने की इतनी डिटेल में आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं लगानी, क्योंकि हमें समझना है कि हम किस टाइप के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें क्या जॉब मिलेगी इससे। हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना है, तो क्या ऐसा कोई इंसान डिस्ट्रिक्ट चला सकता है जिसको खुद ही की स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज नहीं करने आ रही, जिसको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, मेरा प्रोडक्टिव टाइम कब है। जैसे मैं रात भर पढ़ के दिन भर सोने वालों में से नहीं हूँ, ना ही मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाले में से हूँ, मुझसे नहीं हो पाता। नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठ के मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है और मेरी मूड ख़राब हो जाता है मेरा, मैं नहीं पढ़ सकती सुबह 4 बजे उठ के। कुछ लोग हैं जो सुबह 4 बजे बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और उनको बहुत अच्छी एनर्जी आती है और वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो आप खुद को पूरे टाइम समझने का ट्राई करना है। सबसे पहली चीज़ जो करनी है, वो खुद को समझने का ट्राई करना है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे लिए क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता। और खुद से हमेशा सच बोलना है, खुद से झूठ नहीं बोलना। आप दुनिया भर से झूठ बोल लो, पर जब आप खुद को झूठ बोलने लगोगे कि, और कैसे-कैसे झूठ बोलते हैं लोग, मॉक्स नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते और पुश करते रहते हैं उसको कि बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, अभी सिलेबस ही नहीं हुआ तो मॉक्स कैसे दें। आंसर राइटिंग नहीं करते, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं आगे बताती हूँ जब मैं मेंस का डील करूँगी कि आंसर राइटिंग भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे स्टार्ट करना। मेरा सेकंड मेंस आ गया, प्री क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी, जिसने मेरा मेंस 2022 का अटेम्प्ट ख़राब कर दिया। इवन दो मैं सिर्फ 10 मार्क्स से मिस करा मैंने क्लियर करना, बट खुद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 5-6 मार्क्स आएंगे शायद। मैंने GS1 का पेपर देते ही कॉल कर दिया था अपने पापा को कि कोई मतलब नहीं है अभी आगे के मेंस पेपर देने के, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने बहुत ही गंदे आंसर्स लिखे, सब बकवास हो गए और वैसे ही मैंने फेल होना है। तो ये माइंडसेट ना आए, इसलिए हमें इंश्योर करना है कि हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें। एग्ज़ाम से पहले वाले दिन अगर हम बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाते हैं तो हमारा पेपर अच्छा नहीं होगा। यू प्रीलिम्स का या मेंस का जो पेपर आप दे रहे हो, उसमें 65% आपकी हार्डवर्क है, 35 इज़ योर माइंडसेट। और ये मैंने रियलाइज़ किया है कि अभी रिज़ल्ट आने के बाद ना, मैं जितने और बच्चे जिनका निकला है उनसे मिल रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, एक कॉमन चीज़ है सब में, वो है कि वो सब बोलते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमारा नहीं होगा। और ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूपीएससी तो बार बार बता रहे हैं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, यूपीएससी मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा तो नहीं होगा, बट मैं यूपीएससी को वापस बोल रही हूँ कि नहीं, ऐसा कोई टफ नहीं है, मैं कर सकती हूँ। अपनी गलतियाँ मुझे दिख रही हैं, मैंने पहले अटेम्प्ट में तो अच्छे पढ़ाई नहीं करी, दूसरे अटेम्प्ट में मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ कि मैं ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं कर रही हूँ, मैं रात को सो नहीं रही हूँ, पूरा एक हफ्ता मैं रात भर सो ही नहीं, पढ़े जा रही हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ। वो सब चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को हिट करती है। तो आपको खुद को समझ के ऑनेस्टी से रहना है पूरे टाइम, और इसका अकाउंट रखिए। मैंने एक चीज की है कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उस दिन से लेके 5 मार्च 2024, क्योंकि 6 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, उस दिन तक मैंने हर दिन लिखा है डेट, इतने घंटे मैंने पढ़ा और मैंने क्या क्या पढ़ा, छोटे बहुत ही छोटा सा, क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स वाली हूँ, तो मैंने वो एक्सेल शीट वगैरह नहीं यूज किया, एक नोटबुक बना ली और उसमें मैं हर दिन एवरी डे विदाउट फेल लिखती थी। क्योंकि जब आप 5 दिन नहीं पढ़ते हो और कहीं आपको लिखा हुआ दिखता है, क्योंकि लिखना पड़ता है, आज का डेट 10 जून, डन नथिंग डन, नो स्टडीज, 0 आवर्स, और 5 दिन ऐसे हो जाए और आप वो नोटबुक हर दिन खोल रहे हो, तो बहुत ज्यादा बीटी होती है, मतलब बहुत ही बुरा लगता है और गिल्ट होता है और आप वापस ट्रैक पे आ जाते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने का, समथिंग एक्सटर्नल। आप दिमाग में खुद को झूठ बोलने स्टार्ट कर देते हो, आपने 5 दिन नहीं पढ़ा, आप खुद को बोलते हैं अभी तो 2 दिन ही हुए बस, बाकी तो मैंने शायद पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा याद नहीं आ रहा है। ये ना हो, इसके एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्लीज मेंटेन करें हर दिन का अकाउंट, कि आज की डेट, कितने घंटे पढ़ा और क्या पढ़ा, बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा डायरी एंट्री नहीं लिखना है बैठ के,
बट थोड़ा सा अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली क्लोज टू योर अटेम्प्ट। जब आप प्री देने जा रहे होंगे तो आप जब हाँ जी बेटा लिख लो ये बातें, ये गोल्डन फॉर्मूला है, अभी जाओगे सुनते हुए निकल जाएगा और सब कुछ। मैम जो बता रहे हैं ना आपको, ये बहुत बड़ी बात है। और आप में से कोई एक दो लोग हैं जो लिख रहे हैं, अगर ये आदत डाल ली तो यहीं पे आप लोग कर रहे होंगे। आप उसको बिल्कुल पासिंग थॉट की तरह नहीं, बहुत गोल्डन फॉर्मूला दिया है मैम ने। ठीक है, सॉरी मैम, जरूरी होता है मैम, क्योंकि ये डेली यही मुझसे बातें करते हैं। जो दोनों बातें आपने कही, टेस्ट सीरीज वाली बात आप नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं। अगर डेली रिकॉर्ड रख लिया तो फिर सक्सेस तो सामने है, डेली मॉनिटरिंग है। डेली मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली मेरे लिए तो इंडिस्पेंसेबल चीज़, मतलब ऐसी चीज़ थी जिसको अगर मैं नहीं करती तो मेरा नहीं होता। मेरे कॉम्प्लेसेंट हूँ बहुत ज़्यादा, और एक बड़ा रीज़न ये था जब मैंने प्री अपना ग्रेजुएट होते ही दे दिया, क्योंकि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि क्या है, ठीक है 3-4 महीने मैंने पढ़ लिया, बहुत हो गया, मुझे सब सब्जेक्ट्स आते हैं, अभी मैं AIR 1 आएगा मेरा। बहुत गलत अप्रोच है। मुझे ये जो सर बता रहे हैं ना, मैं इतना हम्बल हूँ, मैं इतनी ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड हूँ, सब बिल्कुल सच नहीं है। मुझे UPSC ने हम्बल बना दिया। 3 अटेम्प्ट लग गए मुझे क्लियर करने में, और मैं हर स्टेज पे फेल हुई। प्री नहीं हुआ, एक बार मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू थैंकफुली हो गया एक ही बारी में, और मेरा नाम आ गया लिस्ट में। बट एग्जाम सबको हम्बल बना देते हैं। हम्बल और ऑनेस्ट होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। खुद से आप झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, और उसका एक ही तरीका है कि आप लिखें, या कहीं पे मेंटेन्ड रहे आपका हर दिन का क्या पढ़ाई करी थी। क्योंकि जब आप प्री देने जा रहे होंगे ना, और वो नोटबुक देखेंगे या वो एक्सेल शीट देखेंगे, तो आपको देखेगा मैंने हर दिन पढ़ा, 1 साल मैंने इतनी पढ़ाई करी है, तो वो कॉन्फिडेंस आता है, फेथ आता है खुद में कि मैंने पढ़ लिया ना। क्योंकि उस दिन सबको ये लगेगा कि कुछ नहीं आता। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं याद, और मैंने क्या करा है, पूरा साल बर्बाद, लाइफ बर्बाद, कुछ याद नहीं आता। उस दिन बिल्कुल किसी को कुछ नहीं याद आता। आप किसी भी टॉपर से पूछिए, सब बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं। बट अगर ऐसा कोई अकाउंट होगा आपका ना, तो आप उसको देख के खुद को बता सकते हो, नहीं मैंने पढ़ाई करी है। अगर अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब मैं पेपर अटेम्प्ट करने बैठूंगी तो मुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। तो प्लीज आप ये अकाउंट मेंटेन करें। सर ने भी बोला कि इस बात को ध्यान में रखें। और ये इजी नहीं होता, सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि हर दिन करना है ये, बट क्योंकि हमारी आदत बन चुकी होती है खुद को झूठ बोलने की, तो हम ये भी करने से बचना का ट्राई करते हैं। और कुछ दिन नहीं बनता, फिर हम सोचते हैं छोड़ो, हमारा दिमाग इतना तेज चलता है, ये सब करने की क्या जरूरत है, लिख लिख के बैठे हुए। बट ये करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बचकानी लगती है सुनने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा बचकानी लगती थी, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि UPSC एक ऑनेस्ट और सिंसियर ऑफिसर ढूंढ रहा है सबसे पहले, जो हर दिन वो मोनोटनी को टॉलरेट कर सके। और बोरियत होती है पढ़ाई में, सब्जेक्ट्स भी कोई खास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो चीज़ को जिसको सहन करने की क्षमता है जिसमें, क्योंकि जॉब में भी हर दिन फील्ड विजिट पे कुछ बहुत ही धमाकेदार हो रहा है ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ दिन आपको बस गवर्नमेंट का जो काम मिल रहा है, फाइलों पे साइन करना है, तो आप पे वो भी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जो कुछ काम बोरिंग है, कोई ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, फिर भी उसको डेडिकेशन के साथ कर पा रही हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा देर से बोल रही हूँ। मैंने सर को भी यही बोला था कि मैं खुद ही को बोर कर देती हूँ बोलते बोलते, बट आई थिंक ये जनरल ओवरव्यू एक मैंने दे दिया है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे जिनको मैंने मोस्टली कवर कर दिया है। स्ट्रैटेजी की एक जल्दी से टाइमलाइन वाली जो पॉइंट रह गए वो हम डिस्कस करते हैं कि आप अभी जून 10 पे दिसंबर तक आपको अपना पूरा GS और ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करना है। इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पाथ तो सबका सेम ही है, और आप किस स्पीड से कर रहे हो वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट बाय दिसंबर यू शुड ट्राई एंड कंप्लीट मोस्ट ऑफ योर GS एंड ऑप्शनल सिलेबस। टारगेट बनाइए 100% का, 80% भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें अभी मैंने आंसर राइटिंग की बात स्टार्ट नहीं की है, अभी आप सिर्फ फर्स्ट टाइम सिलेबस पढ़ रहे हो। तो जब एक भी बार सिलेबस नहीं पढ़ा होता, मैं इस बिलीव की हूँ कि तब आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि जब आपको कुछ आता ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या। बट ये चीज़
पूरे टाइम खींचना नहीं है कि एक बार सिलेबस हो गया फिर भी खुद को बोल रहे कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, नहीं अभी एक और बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक और बार रिवाइज भी कर लिया फिर भी नहीं, अभी भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि टेस्ट दे सकते हैं, ये भी नहीं करना। एक बार पर सिलेबस पूरा जब कंप्लीट हो जाए उसी दिन आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है। मुझे ऐसा यकीन था कि जो मैंने सही यकीन नहीं था वो कि मैं जिस दिन चाहूँ उस दिन पूरा पेपर फुल लिख के 250 में से मेरे को ये भी नहीं पता था कि कितने मार्क्स आते हैं ऑन एन एवरेज। मुझे लगता था स्कूल के मार्क्स जैसे मिलते हैं कि 225 तो मैं ले लूंगी, क्या बड़ी बात है, ये सब हिस्ट्री वगैरह ही तो पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। अगेन बार बार यही कि खुद से ऑनेस्ट रहना और सेल्फ अवेयरनेस भी रखनी है। तो आप जिस दिन एक बार आपका पूरा सिलेबस हो चुका हो या 80% सिलेबस हो चुका हो उस दिन आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसे हैं जो अपने मीडियम में बहुत कॉन्फिडेंट है, हिंदी हो या इंग्लिश, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल इन एनी लैंग्वेजेस मतलब अच्छी है, प्रोफिशिएंसी है आपको उसमें, आपको बहुत अच्छे से आता है, हिंदी भी इतनी टिपिकल हिंदी आती है, मैंने वो बहुत ही टफ हिंदी होती है, ऐसी कोलोquial हिंदी नहीं होती है, तो वो भी अगर आपकी राइटिंग भी तेज है लिखने में और आपको बहुत भरोसा है अपनी कमांड पे तो आप तब शुरू करें। वरना आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आईआर पढ़ रहे हैं तो आप अभी से भी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें फिर सिर्फ एक ही आंसर लिखना है इनका, उससे ज्यादा नहीं। वो एक आंसर आप उस टॉपिक का लिखें जो आपने आज पढ़ रहे हैं। अगर आपको बहुत ऐसा फील होता है कि आपको जरूरत है, आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जिससे आपको घबराहट है, तो आप साइड बाय साइड जैसे आप प्री के मॉक्स कर रहे हैं वैसे करें। अगर आपको खुद पे इतना यकीन है कि जिस दिन करना होगा उस दिन करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप एक बार सिलेबस होने की बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि बेटर टेक्निक होती है कि एक बार सिलेबस एटलीस्ट 80% हो चुका हो उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। और ये एक आंसर पर डे वाली चीज को भी जल्दी से छोड़ देना है, इस पे भी अटके नहीं रहना, क्योंकि एक आंसर 7 मिनट में लिखने में और 250 मार्क का पेपर 3 घंटे में 50 पेजेस लिखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। 3 घंटे में 50 पेजेस लिखना 20 आंसर्स बहुत ज्यादा टफ है। मैं तो घर पे बोलती थी मजदूरी है, दिस इज मैनुअल लेबर। मतलब मुझे आता है क्या नहीं आता है वो सब अलग बात है, वो 3 घंटे में ऐसे लिखना कि छिल जाता है, यहाँ से खून आने लगता है क्योंकि ये फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होती है। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की भी हैबिट में आना ही पड़ेगा। 3 घंटे में 50 पेजेस लिख के कंप्लीट करने की हैबिट भी आपको पहले से ही बनानी पड़ेगी। तो आप नवंबर दिसंबर से एटलीस्ट अपने ऑप्शनल के फुल लेंथ पेपर्स लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। ऐसी स्टेज पे आपको पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आप जीएस के फिर भी नहीं पढ़ा है, अभी जीएस में आपको भरोसा नहीं आ रहा है, जीएस का पेपर भी थोड़ा अजीब होता है ना, जीएस 1 में इतने सारे सब्जेक्ट्स, 2 में प्रॉपर एक नहीं है, बट ऑप्शनल के तो पूरे 3 घंटे वाले पेपर लगाने शुरू कर देना है फ्रॉम नवंबर दिसंबर। और वो वैसे भी आप मैक्सिमम फरवरी तक ही लगा पाएंगे क्योंकि फरवरी से तो फुल स्विंग प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आप बस रिवीजन और मॉक्स कर लेंगे एंड नथिंग एल्स। फाइनली बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चन से पहले एक और चीज जो मैं थोड़े और लंबा डिस्कस करूंगी, मैं आप लोग बोर हो रहे हैं, सॉरी। एक बार आप मैम को तालियों से बता दें कि आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बोर्ड नहीं हैं, बस ताकि और कैसे कम्युनिकेट करें कि हम बोर्ड नहीं हैं। अब कंटिन्यू करेंगे। तो एक फाइनल चीज जो मैं बताना चाहती हूँ ये है कि आपको पेपर कैसे एनालाइज करेंगे। बहुत जगह से बार बार हम सेम चीज सुन रहे हैं, पीवाईक्यूज एनालाइज करो, पीवाईक्यूज एनालाइज करो, बट कैसे करने ये नहीं समझ आता। जनरली लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज देखते हैं, हिस्ट्री के उठा के देखिए, पॉलिटी के उठा के देखिए। पॉलिटी की पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो लगेगा प्रीलिम्स की इतना तो तमाशा क्रिएट किया हुआ है, तो बहुत ही आसान है क्योंकि पॉलिटी एक्चुअली पेपर का सबसे आसान पार्ट होता है। वो हर साल सिंस 2017 में 2017 से पेपर एनालाइज, वो मैंने कट ऑफ पीरियड निकाला था, उससे पहले ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट था। 2017 से ट्रेंड एग्जैक्टली सेम है। हर साल पॉलिटी सबसे आसान पार्ट ही होता है, पॉलिटी के 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे और वो हमेशा, मैं अभी लिख के दे सकती हूँ, आप जब जून में 16 जून का पेपर खोल के देखोगे पूरे पेपर में सबसे आसान पार्ट पॉलिटी ही होगा। बट यदि आप साइंस एंड टेक के पीवाईक्यूज देखोगे बिना प्रिपरेशन के या प्रिपरेशन करने के बाद भी या एनवायरनमेंट की, तो आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये इतना किसी को नहीं आता और ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो रही है।
बट वो इसलिए है क्योंकि वो ट्रेंड ये है कि साइंस एंड टेक के कभी कभी 20 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट 15 से 16 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के भी आएंगे, और वो 20 तक वाला लिमिट 15 से 16 एनवायरनमेंट के भी आएंगे। तो इसलिए जब हम अपना पेपर एनालाइज करना शुरू करेंगे, पास्ट ईयर पेपर, और वो भी हम तब करेंगे जब हमारा एक बार 80% सिलेबस हो चुका हो जीएस का, हम 2017 का पेपर उठाएंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे जैसे हम प्री देने बैठे हैं। 9:30 सुबह आप वो पेपर खोलोगे, 11:30 आप वो पेपर बंद कर दोगे। आप या तो सेंटर पे आके दो या घर पे दो। इनको बता दो, आप सेंटर पे बहुत हेल्पफुल है, आप बोलो कि ये पीवाईक्यू आज मुझे ये पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी अवे तक वाला लिमिट 15 से 16 एनवायरनमेंट के भी आएंगे। तो इसलिए जब हम अपना पेपर एनालाइज करना शुरू करेंगे, पास्ट ईयर पेपर, और वो भी हम तब करेंगे जब हमारा एक बार 80% सिलेबस हो चुका हो जीएस का, हम 2017 का पेपर उठाएंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे जैसे हम प्री देने बैठे हैं। 9:30 सुबह आप वो पेपर खोलोगे, 11:30 आप वो पेपर बंद कर दोगे। आप या तो सेंटर पे आके दो या घर पे दो। इनको बता दो, आप सेंटर पे बहुत हेल्पफुल है, आप बोलो कि ये पीवाईक्यू आज मुझे ये पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी अवेलेबल होता है, और आप OMR पे फिल करोगे। उसके बाद आप चेक करोगे आपके कितने मार्क्स आए हैं, और फिर आप उस पेपर को लेके बैठ के उसको एनालाइज करोगे। उसको एनालाइज कैसे करना है कि आपको खुद का क्वेश्चन बैंक बनाना है, आपको किसी के भी क्वेश्चन बैंक पे नहीं रिलाई करना। आप 2017 का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने मार्क्स पे, उन मार्क्स को दिल से मत लगाओ। वो यूपीएससी को थोड़ी पता चल जाएगा कि इसके इस मॉक में 50 मार्क्स आए थे। नोबडी, किसी को नहीं पता चलेगा। आप घर पे भी मत बताओ, दोस्तों को भी मत बताओ, किसी को मत बताओ अपने मॉक्स के मार्क, बट खुद को बताओ, और खुद को बार बार बताओ कि 50 आए हैं, पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी दिन 130 आए तो भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, क्योंकि फिर से कभी कम भी आ जाते हैं। तो वो जब आप 2017 का पेपर करोगे, मार्क्स कितने भी हों, बुरा नहीं फील करना, डीमोटिवेटेड नहीं फील करना। आपको बस अब उसके साथ बैठना है। 1-2 घंटे लग जाएंगे पहली बार में, क्योंकि आप एक क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करोगे। कि ऐसा होता है, पेपर का पैटर्न ऐसा है कि एक ही जगह पे सारे, डिपेंडिंग ऑन द सेट, सपोज क्वेश्चन पॉलिटी का है पहला, तो लाइन से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं। पॉलिटी फिर पेपर में आगे कहीं नहीं होगा, पॉलिटी के क्वेश्चन एक जगह है, फिर हिस्ट्री की एक जगह है। तो वो ये पेपर की भी बनाने का ये उन्होंने आपके लिए आसान किया हुआ है। यूपीएससी चाहता डिफिकल्टी लेवल बहुत ही अतरंगी बनाना, तो पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक ऐसे रैंडमाइज्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिमाग कैसे चलेगा बच्चे का, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो आसान तरीके से देते हैं, एक जगह पे सारी पॉलिटी है, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट है। किसी को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, तो वो पेपर में हिस्ट्री एकदम से, अगर सेट ए आया और हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में बाद में आके भी कर सकती हूँ, अभी मैं जहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो रही है वहाँ से कर लूँ, या जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल है। तो आप 2017 के पेपर के साथ बैठे, आपने लिखा पॉलिटी, आपको लिखना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आए थे 2017 के पेपर में। उसके बाद आपको उसको, आपका जो भी मटेरियल आपने जहाँ से पॉलिटी पढ़ा है, उसमें पॉलिटी का सिलेबस टूटा हुआ होगा सब टॉपिक्स में। सपोज ये एक टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स का, पहले स्टार्ट होता है स्टेट, और वो जो स्टार्टिंग के सेक्शन है, फिर सिटीजनशिप है, फिर फंडामेंटल राइट्स है, फिर ड्यूटीज़ हैं। तो आप एग्जैक्टली पॉलिटी लिखने के बाद कितने 10 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चंस है, उनको कैटेगराइज करेंगे सब टॉपिक्स में, कि ये पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस टॉपिक का था। उसके बाद आप आगे लिखेंगे, क्या मैं ये क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाई किया उससे सॉल्व कर पा रही हूँ। अगर हाँ है आंसर तो टिक, अगर आंसर ना है तो क्रॉस। और फिर आगे लिखेंगे कि अब मुझे ढूंढना है कुछ ऐसा सोर्स, छोटा सोर्स, क्योंकि मेरी जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उतना ही बड़ा मेरा वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल हो गया तो बहुत टफ हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सोचना है कि कोई छोटा सोर्स, जैसे आप स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छा सोर्स होता है PT 365 या करंट अफेयर मैगजीन्स जो होती है, जो ईयरली कंपाइलेशन होती है, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है वैल्यू ऐड करने का टू योर स्टैंडर्ड मटेरियल। सो फाइनली आपकी जो लिमिट, जो रेखा बननी है, इसके आगे मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, वो है स्टैंडर्ड सोर्सेस, मॉक्स एंड करंट अफेयर कंपाइलेशंस। इन तीनों टॉपिक्स में सब कुछ कवर हो जाते हैं। जो कवर नहीं हो रहा वो इस एग्ज़ाम हॉल में किसी को नहीं आता। आपको वो 10
20 क्वेश्चंस जो किसी को नहीं आते, उनको देख देख के ये नहीं सोचना है बहुत टफ है, अनप्रिडिक्टेबल है। वो चाहे पहले अटेम्प्ट में आप बैठे हो या जो छठे अटेम्प्ट में बैठा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है 20-25 जो किसी से भी नहीं बन रहे हैं। बट जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनको लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं, जो सबको ही आते होते हैं, उनमें आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि वहाँ आप मात खा जाओगे। जो एक आसान क्वेश्चन सबसे बन रहा है, अगर आपसे वो रह जाए क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सोर्स अच्छे से नहीं किया, क्योंकि आपने मॉक्स नहीं रिवाइज किए, क्योंकि आपने PYQs नहीं देखे, तो आप कट ऑफ से क्लियर करना रह जाओगे। तो जो इजी क्वेश्चंस है वो आपको इंश्योर करना है कि जो सब बना पा रहे हैं वो मैं भी बना पाऊँ पक्का से। तो और इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। इस बार कट ऑफ 75 था, मेरे 96.7 है, 96 पॉइंट समथिंग, तो 20 मार्क ज़्यादा है कट ऑफ से, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें की हर बार बार स्टैंडर्ड सोर्स, मॉक्स, PYQ, स्टैंडर्ड सोर्स, मॉक्स, PYQ। इसके आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अलग अलग PDFs, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है, आप उससे बचिए। आप रियलाइज़ करें कि दीज थिंग्स, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगी। आप एक सब्जेक्ट पॉलिटी अगर 10 सोर्स से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और दिमाग में सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। अगर आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ते हैं, सुनने में ऐसा लगता है कि रट्टा मारना है क्या, रटन विद्या का एग्जाम है, मतलब एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ना है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता था कि क्या रट्टू तो होते चाहिए इनको कि एक ही सोर्स को उठा के बस पढ़ते रहो 9, 10, 12 बार। बट आप जब सही से पढ़ाई करना सीखते हो तो आपको समझ आता है कि एक सोर्स को बार बार जब पढ़ते हैं ना, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो बार बार जब कनेक्ट होते हैं तो एक थॉट हमारे पे स्टिक करता है दिमाग में। हम एक ही चीज़, एक ही सेंटेंस जब बार बार देखते हैं तो नए नए कनेक्शंस बनते हैं, हम उसी टॉपिक को अपने पूरे सिलेबस से कनेक्ट करना सीख जाते हैं। हम पॉलिटी पढ़ते हैं, हम उसको इतनी बार पढ़ चुके होते हैं, हिस्ट्री को इतनी बार पढ़ चुके होते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को कनेक्ट करना सीख जाते हैं। हम हिस्ट्री और जोग्राफी, इस बार मेंस के 2023 में एक टॉपिक आया था कि हाउ द जोग्राफी ऑफ इंडिया helped the ancient Indian dynasties to prosper, जनरली ऐसा ही था। तो उसमें क्या है, वो जोग्राफी और हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं। पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस और IR अलग से दिया है। पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस में आप नहीं बता पाओगे कि क्या पॉलिटी है क्या गवर्नेंस है, सेम एकदम सेम। वो एक क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें पूछेंगे आपसे, क्योंकि वो चेक कर रहे हैं कि आप कितनी अच्छे से सब्जेक्ट को समझ चुके हो, आपने इसको कितनी बार देखा है कि आप इसको हर सब्जेक्ट से रिलेट करने की क्षमता डेवलप कर चुके हो। इसीलिए रिवीजन करने के लिए बोलते हैं, ना कि आप पूरा लक्ष्मीकांत रट के जानी है, स्पेक्ट्रम रट के जानी है। ये नहीं है उसका मकसद। उसका मकसद है कि आप उसको बार बार देख के, बार बार जब सोचते हो तो आप नॉलेज बेस बढ़ाते हो आपका। आपको पेपर में प्री देते हुए या मेंस देते हुए कभी एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। बहुत कॉमन है बोलना कि टेम्पलेट बना लो मेंस के लिए, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। वो कभी भी मेंस पेपर में वो बनाते हैं सब, क्योंकि उससे हैबिट आ जाती है आपको वो आंसर का स्ट्रक्चर लिखने में। बट कभी मेंस के पेपर में जैसा आपने एग्जैक्ट आप रट के गए थे वैसा प्रोड्यूस कर दो, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए बार बार रिवाइज करने का ये मतलब बिल्कुल मत समझिए कि आपको उसे रटना है, आपको उसे बार बार समझना है, आपको उसे अपने टिप्स पे लेकर आना है। इसलिए बोलते हैं बार बार रिवाइज करें। तो जब आप PYQs एनालाइज करते हैं तब आप, बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, आप लिखेंगे कहाँ से आया, मुझसे बना कि नहीं, और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। अब मैं थोड़े थोड़े आपको ट्रेंड्स भी बताती हूँ कि जो मुझे समझ आए, क्योंकि मैंने ये पेपर्स 10-12 बार देखे। पहली बार अटेम्प्ट करने के बाद आप बार बार अटेम्प्ट नहीं करोगे, बट आप बार बार उस पेपर के साथ वैसे ही बैठोगे और वैसे ही नोट्स बनाओगे जैसे आप पहली बार बना रहे थे। क्योंकि जितनी बार आप उस पेपर को फिर से देखोगे, एक तो आपको ये समझ आते रहेगा कि मेरे एक और बार रिवीजन करने के बाद जब मैं ये 2017 का पेपर देख रही हूँ तो मुझे क्या अब डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का अलग दिख रहा है, क्या मुझे लग रहा है कि ये ईजी है, क्या अब मेरे सोर्सेज इतने सफिशिएंट हो चुके हैं कि मैं आंसर कर पा रही हूँ क्वेश्चंस या नहीं। तो ये आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। 2017 से लेके 2023 दिस इज़ योर बेस फॉर प्रिडिक्टिंग UPSC। ये पूरा पेपर देखना है, PYQs सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं, पूरा पेपर भी बार बार देखना है समझने के लिए कि पेपर में 12 क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, 12 इकोनॉमिक्स के हैं, या कभी कभी 18 भी होते हैं। इकोनॉमिक्स मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का आता है,
कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, एक दो बहुत टफ होते हैं कभी कभार। और एक और ट्रेंड ये है कि बोथ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, उसमें आपकी बेसिक जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो चेक होती है। तो आपने जो क्लास में इकोनॉमिक्स सर आपको पढ़ा रहे हो उसी में से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि वो आपकी बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना, उसकी एप्लीकेशन आपसे हो पा रही है या नहीं वो चेक करते हैं। आधे क्वेश्चंस सिर्फ स्टैटिक वाला पार्ट चेक कर रहे होंगे, आधे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स ड्रिवन होंगे, बट उसमें भी वो किसी ना किसी तरीके से आपकी नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स चेक करेंगे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में हम सुनते हैं मिडीवल नहीं आता, ये मुझे नहीं पता किसने फैलाया है, बहुत झूठ है। मैं 21, 22, 23 तीनों साल मैंने मिडीवल ही सबसे ज़्यादा था। अगर आप पेपर्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा मिडीवल से आया था मेरे हिसाब से, और बहुत ही डुएबल। मतलब कि आपने सिर्फ, मैंने मिडीवल के लिए सिर्फ सतीश चंद्र पढ़ी है, ओल्ड एनसीईआरटी जो हरे रंग की होती है, सतीश चंद्र ने लिखी है, उसको बहुत बार पढ़ा है, और हर बार मिडीवल के सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो आप एंशंट के लिए मैंने रेफ़र किया था ओल्ड एनसीईआरटी रिटन बाय आर एस शर्मा जो लाल से रंग की है, मिडीवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। और इसके आगे हिस्ट्री में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से हो जाएगा। बाकी जो बहुत अजीब व गरीब क्वेश्चंस हैं वो किसी को नहीं आएंगे। वो जैना ऑथर्स के मैच द फॉलोइंग, वो टफ है, वो नहीं कवर करना है, वो क्वेश्चन आपको थ्रो ऑफ करने के लिए, आपका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिलाने के लिए कि आप पेपर में प्रेशर में आके फिर कैसे परफॉर्म करते हो, वो भी चेक करता है यूपीएससी क्वेश्चंस के थ्रू। तो हिस्ट्री में सारी जितनी पोर्शंस है आपकी, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, चारों की चारों करनी है ज़रूर से। कुछ भी एक पार्ट नहीं आता है। अब हो सकता है मॉडर्न नहीं आ रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहे अब मॉडर्न, तो आप ये सोच लो कि मॉडर्न तो आता ही नहीं, तो मॉडर्न क्यों पढ़ना। ये बहुत अजीब तरीका है सोचने का। आप 2017 से 23 देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ कुछ साल एक एक पोर्शन नहीं आता, कुछ साल एंशियंट से कुछ नहीं पूछते, कुछ साल मिडीवल से कुछ नहीं पूछते, बट ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल कौन से सब टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। हिस्ट्री में सारे अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज से आपको कवर करना है, और हिस्ट्री कभी मॉडरेट टू हाई डिफ़िकल्टी लेवल होगा, मॉडरेट वाले सबसे बनेंगे एग्जाम में। जोग्राफी अगेन विल बी ईजी, इट विल नॉट बी टफ फॉर अ वेल प्रिपेयर्ड पर्सन। आप जिसने बेसिक सोर्सेज करे हुए, मैंने जोग्राफी एंड पॉलिटी दोनों के लिए जो विजन आईएएस की प्रिंटेड मटेरियल मिलता है आपको, क्लासरूम मटेरियल सबको मिला होगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर मैं उसी मटेरियल की क्वालिटी को एक्स्ट्रापोलेट करूँ, मतलब उसको सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई करके सोचूँ, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि हर सब्जेक्ट में जो प्रिंटेड मटेरियल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना जो प्रिंटेड मटेरियल और क्लास नोट्स है उसको बार बार पढ़ें, उसको अपना स्टैंडर्ड बेस बना ले। मेरे लिए पॉलिटी और जोग्राफी के लिए प्रिंटेड मटेरियल स्टैंडर्ड बेस था। अभी मैं सर से बात करी थी तो सर ने मुझे बताया कि वो तो और गाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है इसमें एग्जैक्टली अच्छे से, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ सकते हैं। मेरे पास ये सब कुछ गाइडेंस नहीं थी, मैं घर पे अकेले मटेरियल के साथ बैठी थी, तो मैं तो पूरा पूरा बार बार पढ़ती थी। उसमें कुछ पोर्शंस हो सकते हैं ऐसे जो सर बताएं कि इतने अब रेलेवेंट नहीं है, ये थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो आप इस गाइडेंस का भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। जैसा आपको आपका टीचर बता रहा है आप उसको ना झूठ समझिए, ना ये समझिए कि इन्होंने तो इतने साल पहले दिया था या इनको शायद नहीं पता होगा। ये सब, ये नेगेटिव मेंटालिटी होती है। दिस इट शोज पोअरली ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ये दिखाता है कि आप एक सही दिमाग के इंसान नहीं हो। अगर आप कोई आपको कुछ बताता है और आप पहली चीज़ ये वो सोचते हो कि नहीं झूठ है, गलत बता रहे हैं, तो ये आपकी नेचर ख़राब है। फिर आपको उसको सुधारना है, आपको मानना है कि ये किसी रीज़न से यहाँ पे खड़े होकर कुछ बता रहे हैं, इसको फॉलो करके देखें हम। और फिर हमारे पास हमारा पास्ट ईयर पेपर तो है ही। अगर किसी ने कुछ गलत बताया है या वो कम है तो हमारा पास्ट ईयर पेपर हमें बता देगा कि सपोज़ लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं सब पॉलिटी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस का पेपर सिर्फ लक्ष्मीकांत से आंसर नहीं होता, उसके लिए मैंने पॉलिटी की जो हैंडबुक है विजन की वो रेफ़र किए। तो आप अपने सोर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। हर जगह हम बार बार ये सुनते हैं कि सोर्स चेंज नहीं करना, अब एक जो सोर्स हो गया है बस वही ज़िंदगी भर रहना चाहिए। मैंने एनवायरनमेंट के लिए शुरू तो शंकर आईएएस की बुक से किया था, वो अच्छा सोर्स है, बट उसमें करंट अफेयर्स तो है ही नहीं, और एनवायरनमेंट में सिर्फ करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो आप अपना सोर्स क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर एक कहीं से आपने पढ़ लिया है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, तो आप एक बार उसको
बदलने का भी ट्राई कर सकते हैं और उसमें कुछ ऐड करने का ट्राई कर सकते हैं। जैसे वो शंकर आयस की बुक पे मैंने बार बार नहीं पढ़ी, उससे बार बार रिविजन नहीं करी। मैंने उसके नोट्स ज़रूर बना लिए थे, तो मेरे पास वो नोट्स थे रिवाइज़ करने के लिए। बट फिर मैं उस नोटबुक से शिफ्ट हो गई करंट अफेयर्स मैगजीन पे, क्योंकि साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट का ट्रेंड ये है, जब आप पेपर्स बार बार एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा कि साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट में सिर्फ करंट ड्रिवन क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक्चुअली इसको बिग 4 और स्मॉल 4 डिवाइड कर लिया था अपने दिमाग में पेपर्स एनालाइज कर करके। बिग 4 है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सिलेबस ज़्यादा है थोड़ा, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक की जाएगी कि क्या आपको ये सब्जेक्ट आता है या नहीं। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर एंड मिसलेनियस, ये मेरे स्मॉल 4 थे। स्मॉल 4 क्यों? क्योंकि इसमें जो पढ़ना है वो बहुत कम है, बहुत कम पढ़ाई करनी है इसके लिए। बट प्रीलिम्स में इसका वेटेज इज सेम टू बिग 4। आपको प्री के एग्जाम से देख के लगेगा कि साइंस एंड टेक इज एज इम्पॉर्टेंट एज इको, क्योंकि कभी कभी इको जितने और इको से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस एंड टेक में। बट जब आप पेपर बार बार देखते हो आपको रियलाइज़ होता है कि ये फिजिक्स की थ्योरी नहीं पूछते आपसे नहीं पूछते बायोलॉजी में ये लैटिन नेम्स क्या है या डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी है आपको। मैंने एक गलती की कि मैंने 11th-12th की बायोलॉजी के NCERTs पूरी पढ़ी, बट वो यूजलेस है क्योंकि वो नहीं पूछते हैं। सिमिलरली एनवायरनमेंट में आपको एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है, आपको देखना है कि सिर्फ करंट ड्रिवन पूछा जा रहा है तो मैं सिर्फ PT 365 में भी सप्लाई दैट विद वन अदर करंट अफेयर्स ईयरली कंपाइलेशन एंड यू आर डन फॉर। 3 ये जो सब्जेक्ट्स है उसमें आप साइंस टेक, एनवायरनमेंट और IR में आपकी क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है ऑब्वियसली उस पर ध्यान देना है, और आपको पूरे टाइम ये ध्यान में रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना और ये करंट ड्रिवन आएगा, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी नहीं जाना, मुझे अपनी करंट स्ट्रॉन्ग रखनी है बहुत। ये हो गए जनरल ट्रेंड्स, और अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे चलते हैं। आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, तो मैम से आप डायरेक्ट माइक के लिए अविनाश भैया एक दूसरा माइक है ना, हाँ, तो आप हैंड रेज कर देंगे, अविनाश भैया माइक लेके आ जाएंगे आपके पास। हाँ, बस 1 सेकंड लगेगा तो आपकी अच्छी तरह डिसिप्लिन्ड वे में हम कर पाएंगे। हाँ। हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। पहले के जो फिल्म्स के ट्रेंड्स थे ना, उसमें तो ऐसा था कि भाई 40 क्वेश्चन जो स्टैटिक सोर्सेज से आते हैं वो सबको आते हैं, उन्हें हटा दो पहले, फिर एलिमिनेशन हो जाते थे। जैसे इंडियन रिवर डॉल्फिन को उन्होंने चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर दिया, या मस्क डियर को दे दिया टेम्परेट या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, तो किसी ने समझा है अच्छे से तो उसको एनालाइज करके निकाल देगा। और ऑप्शंस भी ऐसे थे 1 2 ओनली, 2 3 ओनली। अब 2023 वाले में एक तो उन्होंने ऑप्शंस ओनली 2 ओनली 3 वो कर दिए, और दूसरा इतना फैक्चुअल, मतलब फाइनेंस कमीशन की 15th जो वो थी उसकी वो, और रिजर्वेशन प्रमोशन का आर्टिकल 335 का एग्जैक्ट पूछा था, जो एक और मतलब एनवायरनमेंट की भी ऐसे क्वेश्चंस थे, तो कम्युनिटी रिजर्व का था, कंजर्वेशन रिजर्व का था, तो वो उन्होंने बहुत फैक्चुअल चीज़ों पे फोकस किया आपकी बार। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वो UPSC फैक्चुअल पूछ रहा है, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट में था अरुणाचल प्रदेश का कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि उसमें वो ML MP की वो पूछे गए थे एक फॉर्मूले से, तो वो लक्ष्मीकांत से भी उसमें बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था वहाँ एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कैसे करें, क्योंकि एलिमिनेशन अब खत्म हो चुका है UPSC में। ये सब बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन ख़त्म हो चुका है, मुझे भी एग्ज़ाम में जाके ही पता चला, हमें तो पता भी नहीं था जब 23 का अटैम्प्ट दे रहे थे कि पैटर्न चेंज है। तो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत प्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट कर लोगे कुछ चीज़, वो गूगली फेंकेगा। तो वहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना 35% माइंडसेट की बात आती है, वो एकदम से प्ले में आ जाता है। जब मैंने पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया, मेरी जनरली आदत ऐसी है कि मैं एक पेज पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करती हूँ और फिर OMR भर लेती हूँ। 2-3 पेजेस हो चुके थे और मैंने एक भी OMR मार्क नहीं किया था। मुझे समझ आया तब कि पैटर्न चेंज है, इसलिए टफ लग रहा है। मैं वापस से आई फर्स्ट क्वेश्चन पे, मैंने देखना स्टार्ट किया उसको। आप सच में 23 का पेपर उसके बाद आपने कितनी बार देखा है अटेम्प्ट करने के बाद? मैंने 2-3 बार ही देखा। 2-3 बार देखा है कि आपने खुद से एनालाइज करने का ट्राई किया कि बन रहा है या नहीं बन रहा? 1-2 बार किया तो हाँ, आप मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम से देखने में लगता है बहुत टफ, और मैं मानूंगी कि एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस हैं जो बहुत टफ है उसमें। मुझे जो अभी याद आ रहा है कि अनीमिया की एक स्कीम पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और वो भी बहुत डिटेल में। बट जैसे मैं बात कर रही थी कि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम हॉल में शायद ही किसी से बने,
उस पर मत फोकस करें। आप जो बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट में फैक्चुअल पूछा, पॉलिटी में फैक्चुअल पूछा, तो ये तो अच्छी बात है ना। हम तो फैक्चुअली पढ़ के जा रहे हैं, हम तो स्टैटिक ही पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट जब आप कवर कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है रिजर्व्स कवर करना, क्योंकि रिजर्व्स हर साल पूछते हैं, पिछले 2 साल से नहीं पूछ रहे, पर 2017 में देखना, 18, 19 हर साल पूछा है। एनवायरनमेंट रिजर्व से कौन सी नदी बहती है वो भी पूछा है। तो वो हमारी, अगर हम बार बार PYQs देखते तो हमें समझ आता है कि हमारी सिलेबस का बेस है। हमें रिजर्व्स पता होने चाहिए, या MLA कैसे कैलकुलेट होता है ये एक बार पहले भी पूछा गया है। यस मैम। तो इतने डिटेल में नहीं, तब बहुत इजी था वो क्वेश्चन का लेवल, बट वो हमारे सिलेबस का बेस बन जाता है। तो ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है, बट हमें खुश होना चाहिए क्योंकि हम तो यही बार बार रिवाइज करके गए ना। तो आप अपनी अप्रोच टू द एग्ज़ाम, अब क्योंकि ये ट्रेंड इज सेट इन स्टोन, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। अब हर बार ऐसे ही होगा कि एलिमिनेशन वाला नहीं आएगा, ऐसा ही पेपर बनेगा। इससे भी डिफिकल्ट होगा क्या? हाँ, इससे भी डिफिकल्ट होगा मैंने क्या? हर बार देखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 21 के पेपर से मुझे 22 का थोड़ा ज़्यादा और कठिन लगा, और 23 का और ज़्यादा। तो ये मुझे, मेरे अकॉर्डिंग एक ट्रेंड है कि हर साल थोड़ा और टफ बनाती जा रही है वो UPSC। इवन तो कट ऑफ गिरते 75 पहुंच चुका है, तो ये हिंट होना चाहिए कि इतना टफ भी मत बनाए, बट एटलीस्ट इस डिफ़िकल्टी लेवल का तो आएगा, आप ये मान के चलिए। तो आप इसलिए अपनी बेसिक सोर्सेज, जो आपकी स्टैंडर्ड सोर्सेज है, वो बहुत बार रिवाइज़ करो तो वहाँ पे बन जाएंगे वो। जो रीज़न असर्शन वाले कितने सारे क्वेश्चन हैं, अब आप बात कर रहे हो अगर कि एलिमिनेट हो गया है, रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन पहले वाले जो पैटर्न थे ना उससे भी ईजी है, क्योंकि आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा 2 स्टेटमेंट्स है और आप डायरेक्टली एक पे आ सकते हो। और रीजन असर्शन वाले कितने 20-25 तो है कम से कम। मैच द फॉलोइंग वाले कम है, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग वाले पेपर में 8 या 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, शायद 8 ही होंगे जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि वो जेन्युइनली टफ है। क्योंकि आपको चारों जो दिया हुआ है इस साइड पे और उसको मैच करना, वो सारे चारों पेयर्स आने चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है ओनली 1 इज राइट, 2 आर राइट, 3 आर राइट, 4 आर राइट। So that means you need to know all 4, otherwise you won't be able to attempt it. But वो नंबर में कम है, मतलब आप अच्छे से एनालाइज करो उसको। वो उन्हें भी पता है कि अगर वो इम्पॉसिबल बना देंगे तो फिर 35 हो जाएगी कट ऑफ। ऐसा तो नहीं बनाना है ना पेपर कि कोई किसी से बने ही ना। रीजन असर्शन वाला और इजी हो गया है अब अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें 2 ही स्टेटमेंट्स है और हमें 50-50 पे आते थे पहले, अब हम डायरेक्टली उस पर आ सकते हैं क्योंकि एक ही आंसर है, उसको हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए आप बैलेंस आउट करके उसको अप्रोच करो। मैम एक और क्वेश्चन था। मैम टॉपर्स बोलते हैं मैक्सिमम कि भी अपने सोर्सेज को मिनिमाइज रखो, कम से कम रखो, उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। लेकिन जैसे मेंस में या GS1 में क्वेश्चन आया था संथाल अपराइजिंग पे, या ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में। अब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ के गया हूँ, संथाल अपराइजिंग का एक पैराग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन है 15 नंबर का, 20 नंबर का। तो मैं कंटेंट तो मेरे को 4 लाइनें याद है, उसमें से मुझे कितनी याद रहेगी? पढ़ी तो मैंने स्पेक्ट्रम ही है ना। तो मैम इतने से कंटेंट को उसमें 20 नंबर का या 15 नंबर का आंसर कैसे लेके, मतलब पर वो GS1 का एक ही क्वेश्चन है ना। इस बार GS1 में 2 ऐसे क्वेश्चंस थे, एक संथाल अपराइजिंग इस बार GS1 में था नहीं, क्या? मैं पहले था, पहले PYQ की बात इस कर रहा बार पता है एक क्वेश्चन था पुरवई क्या होती है और उसका बिहारी कल्चर में क्या सिग्निफिकेंस है। पर मैं आपको यही समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि जो अतरंगी क्वेश्चंस हैं उन पे फिक्सेट मत करिए, उससे ना आपका मोराल ख़राब होगा। आपको लगेगा ये पुरवई भी पढ़ के जाना है क्या? पुरवई में नाच होता है, बिहार में वो बिहारी भोजपुरी सिनेमा भी पढ़ के जाना है क्या अब हमें? बट आप देखिए कि बाकी पूरा पेपर तो डायरेक्टली बन रहा है ना ओल्ड NCERT से। पहला क्वेश्चन का जो लाइन थी ना, जो मैं जिसको डिस्कस कर रही थी कि ज्योग्राफी ने कैसे एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट किया है, वो चैप्टर की हेडिंग है। जो एक बार जैसे आप बोल रहे हो पहले संथाल अपराइजिंग आया था, वो भी एटलीस्ट स्पेक्ट्रम में दिया तो है। आप 4 पॉइंट्स तो लिख देंगे, आप छोड़ के तो नहीं आएंगे उसको। और सब स्पेक्ट्रम पढ़ के आए तो सब उतना ही लिखेंगे, अनलेस किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल हो, फिर वो बिल्कुल ही संथाल अपराइजिंग में वो नाम लिखना शुरू कर दे उन लोगों का, ये था परगना, फिर वो लॉ पास हुआ, वो सब भी एक्चुअली स्पेक्ट्रम में दिया है। बट कुछ क्वेश्चंस जैसे अब मैं काउंटर करूँ तो मैं बोलूँ कि वो पूछा है जो कि पानीपत में क्यों हुई इतनी सारी वॉर्स, तो वो कितने अच्छे से दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम की समरी भी बहुत अच्छी है। स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड सोर्स, उसको ही बार बार करो एंड ट्रस्ट मी कि वो बनेगा, पेपर बनेगा। मैंने तो मेरा रैंक आ गया लकीली, थैंक गॉड। और अभी DOPT से कोई रिकग्निशन नहीं आया है, तो हम जो टॉपर्स का ग्रुप बना है वो हर दिन यही डिस्कस करते हैं कि हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि DOPT ने हमारी एग्जिस्टेंस अभी एक्नॉलेज नहीं की है
इलेक्शंस चल रहे थे। नहीं, रिजल्ट में तो कर दी मैम, अभी गवर्नमेंट को लेटर नहीं लिखा है नहीं बस। लिखा है, हाँ, कुछ हमें नहीं बताया गया है कि अब आना है लबासना या नहीं। तो अपने लिए टफ मत बनाओ। स्पेक्ट्रम, अगर सब बोल रहे हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ा और सफिशिएंट है, स्पेक्ट्रम बार बार पढ़ लो हो जाएगा, मतलब सच है, हो जाएगा। स्पेक्ट्रम से आगे बढ़ के और आज विलियम डालरिम्पल ने ये बुक पढ़ी लिखी है, ये इंडियन समर ये बुक है, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कुछ याद नहीं रहेगा, वहाँ पे प्रोड्यूस भी नहीं होगा। सब लोग उतना ही लिखेंगे। फिर सेंट्रल अपराइजिंग अगर 15 मार्क का पूछ लिया, जैसे इस बार IR में वो है ना WMO मरीन ऑर्गेनाइजेशन है जो UN की, उस पर 20 मार्क का क्वेश्चन था। वो नहीं, 20 मार्क का मटेरियल किसी के पास नहीं है जो एग्ज़ाम देने आया है मरीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या वेदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखने। तो सभी ऐसे बकवास का ही आंसर लिखते हैं, सब पार आंसर लिखते हैं उस क्वेश्चन का। जो अच्छा एकदम से आ जाता है उसमें सब अच्छा लिखते हैं। तो आपको उतना ही करना है जितना सब कर रहे हैं, और पर वो अच्छे से करना है बहुत। स्पेक्ट्रम, मैं आपको बताऊँ, मैंने स्पेक्ट्रम 3 बार बाइंड कराई। मैंने पढ़ा, फट गई पूरी, मैंने बाइंड कराई, फिर पूरी फट गई, मैंने बाइंड कराई। तो मैंने वो ऐसे चार्ट की पढ़ी है ना, मैंने उसके नोट्स भी नहीं बनाए, मैंने स्पेक्ट्रम ही बार बार 9-10 बार रिवाइज करी है। सुनने में लगेगा कि रट रही है बैठ के, मगेड़ी है ये, 10 बार क्यों पढ़ रही है। मैंने जब पहली बार सुना था ना किसी टॉपर से कि हमने स्पेक्ट्रम 10 बार पढ़ी, मुझे लगा कितने बेवकूफ़ हुए थे ये टॉपर्स, ऐसे 10 बार पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है स्पेक्ट्रम, बट है क्योंकि वही उसी से आ रहा है, उसी से बन रहा है, सब उसी से निकाल रहे हैं, तो उसको पढ़ो। आप हर बार जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा आप कुछ नया सीख रहे हो। आप हिस्ट्री तो वैसे भी लर्न करने का सब्जेक्ट है, तो स्पेक्ट्रम से आगे मत बढ़ो। मैम एथिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में तो भी सब एक थोड़ा सा औरों को भी अपन मौका देते हैं। मैम 1 सेकंड लेना चाहूँगा बस मैम। जो ये इनका डाउट था कि रिमोट क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो रिमोट क्वेश्चन की चक्कर में तैयारी कैसे करें, मैं एक बहुत सिंपल मेटाफर समझाता हूँ। कई साथी आज नए भी हैं जो क्लासरूम के नहीं है। मान लो एक बच्चा, जैसे हमारा यही दोस्त है, मम्मी से कहे मम्मी आपने मेरे लिए 5 चपाती बनाई है, ठीक है, और मान लो मेरा पेट नहीं भरा तो मम्मी ने कहा भर जाएगा। मान लो नहीं भरा तो मम्मी ने फिर कहा भर जाएगा। तीसरी बार मम्मी मेरा पेट नहीं भरा तो क्या जवाब देगी मम्मी? और बना देंगे। तो जो रिसोर्सेज बता रहे हैं इससे बाहर आ गया तो इससे बाहर, अरे ये याद है क्या? ये रिसोर्सेज जिसको याद है वो हैंड रेस कर दे, कोई भी हैंड रेस कर दे जो बेसिक रिसोर्सेज जिसको याद है। अगर बेसिक रिसोर्सेज याद हैं जो मैम बता रही हैं तो सिलेक्शन है। तो हमारा माइंड क्या चाहता है, एक ऐसी रिमोट सिचुएशन इमेजिन करता है कि पता नहीं ये हो गया तो बिल्कुल सेम वो हम कर ही नहीं पाते, इन पे ही पूरा टाइम निकल जाता है, और इन पे अगर कमांड हो गया तो सिलेक्शन हो जाता है। बार बार ये एग्जांपल याद रखना बेटा कि मम्मी क्या बोलेगी और बना देंगे, ये तो खा लो। ये इतना सारा मटेरियल है, जैसे मैम ने कहा 10 बार स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ी तब जाके वो फैक्ट्स आपको दिमाग में आ पाते हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, एक विजन, मैंने एक बार, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगी, किसी एक और कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ देखी थी बस एक बार, पहले प्री के बाद। जब मेरा नहीं हुआ मुझे लगा कि ये तो बहुत टफ था या ये शायद अजीब था थोड़ा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कोई भी बहुत जो इसी लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसी लेवल की डिफ़िकल्टी का बनाएंगे। आप यहीं पे हो, आपने यहीं की टेस्ट सीरीज़ मतलब यहाँ की फाउंडेशन कोर्स लिया है, यहीं पे क्लासरूम है, तो विजन की बेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है सच में, और जो आंसर बुकलेट मिलती है वो और भी अच्छी है। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट से उल्टी टेक्निक भी शुरू कर दी थी। मैं पहले पॉलिटी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक लगाती थी और फिर समझती थी कि मैं कैसे रिवाइज़ करूँगी। पहले लक्ष्मीकांत नहीं उठाती थी, पहले स्पेक्ट्रम नहीं उठाती थी, पहले हिस्ट्री का सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन का मॉक कर देती थी और फिर अपनी रिवीजन रिवर्स प्लान करती थी। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक भी करके उसे रिवाइज़ करें, और फुल लेंथ 20 बनाते हैं ये लोग, वो भी ज़रूर से करके रिवाइज़ करें, हो जाएगा। इतने में सुनने में ऐसा लगता है इतना टफ एग्ज़ाम इतने कम से नहीं होगा, बट एक्चुअली इतने कम से ही हो जाता है। अपनी जर्नी आसान बनाइए, टफ मत बनाइए। मैम मेरे सोर्सेज से रिलेटेड डाउट था, जैसे कि अपने पास 3-4 सोर्सेज होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड बुक हो गई, एक क्लास नोट्स हो गए, और एक जैसे अपन को टीचर पढ़ाता है तो उसकी पीपीटी वगैरह पावर पॉइंट वगैरह ये हो जाते हैं, और एक खुद के नोट्स हो गए। मैम 3-4 हो गए, तो इनको मैम लिमिट कैसे करिए, ना चाहते हुए बढ़ते जाते हैं। देखो, आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो इन्हीं में से होंगे,
तो उसको रिविजन जैसे समझिए, उसको एक अलग सोर्स मत समझिए। जो आपको, जैसे सपोज पॉलिटी का एग्जांपल लें, पॉलिटी का आपको प्रिंटेड मटेरियल मिला, सर ने क्लास में पीपीटीज दी और कुछ क्लास में नोट्स लिखवाए, वो एक ही सोर्स है। और ऐसे मत खुद को झूठ मत बोलिए कि वो 10 सोर्स तो यहीं पे हो गए। वो ज़्यादा सोर्सेज का मतलब होता है कि लक्ष्मीकांत भी कर ली, डीडी बासु भी कर ली, और विजन की वो हैंड आउट भी कर लिए सारे, जो कोई नहीं कर रहा है। वो बस इकट्ठा करके बैठे हुए हैं वो बच्चे जो ये कर रहे हैं। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। सिर्फ क्वालिटी थोड़ी पढ़ के जानी है, या सिर्फ इको थोड़ी पढ़ के जानी है, सब कुछ करना है तो। बट ये जो आप बोल रहे हो वो एक ही सोर्स है। वो अभी तक आपने जो क्लास नोट्स, पीपीटीज एंड हैंड रिटन नोट्स इज वन थिंग, आपने उसको बस 3 बार रिवाइज कर लिया, आप ऐसे समझो। उसमें मटेरियल आपको एकदम से देखने में लगेगा सेम नहीं है, बट ब्रॉडली सेम चीज़ें कवर्ड है, तो आपने बस उसकी 3 बार रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जो रिवीजन तो करनी है क्योंकि मैम कंग्रेचुलेशंस थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना जो नॉलेज दिया, इट वाज एक्चुअली ऑन पॉइंट, एंड जो मैं क्वेश्चन सोचती थी आप नेक्स्ट लाइन में आंसर कर देते थे, सो थैंक यू। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। आपने बोला था कि वन रीडिंग आप ऐसे करते हो जैसे इट्स द फाइनल वन। आई एम स्टार्टिंग माई क्लासेस फ्रॉम टमोरो, एंड अब तक मैंने सिर्फ वही सुना है कि एटलीस्ट 3 रीडिंग लगाते हैं, पहले में नोट्स मत बनाओ, सिर्फ ओवरऑल थीम पढ़ो। बट मैम जब मैं पढ़ रही थी तो आई फील के आई वॉज गेटिंग द थीम, बट आई वॉज ऑल्सो वॉन्टिंग टू डू सम मोर सो दैट मेरी सेकेंड रीडिंग ईजी हो। It's just I've not been able to understand how that's possible. So if you can. बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन, ऑल ऑफ अस आर यूनिक, हम सब अलग है एक दूसरे से। तो अगर आपको ये लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, यू आर गिफ्टेड, यू शुड फील वेरी गुड अबाउट इट। कि आपको पहले ये जो बोलते हैं कि पहली बार कुछ मत करो, बस समझ लो, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उन्होंने हिस्ट्री एक्चुअली कभी लाइफ में नहीं पढ़ी होती है, तो उनको बहुत टफ लगता है जेन्युइनली, उनको पहली बार समझने का नीड होता है। अगर आपको पहली बार में समझ आ रहा है, प्लीज़, मैंने पहली बार में नोट बनाए सारे। और जब मैं कोई लेक्चर्स भी रेफ़र करती थी, अगर ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स या कुछ, तो मैं 2x पे देख के नोट्स बनाती थी। हाँ, अगर हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है, आपका जल्दी हो जाएगा, फर्स्ट आ जाओगे आप। तो ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं गलत हूँ क्या, ये सोचो कि मैं सही हूँ। ऐसा ही करो, और फर्स्ट जेन्युइनली मेक दैट फर्स्ट रीडिंग योर लास्ट। हो अपना मतलब, इट इज़ अबाउट द माइंड सेट। मैं बता रही हूँ, मैंने स्पेक्ट्रम 10 बार पढ़ी, क्यों पढ़ी? अगर मेरे पहला रीडिंग ही लास्ट था तो वो रिविजन आपको करनी पड़ेगी। बट पहली बार आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम दोगे। इस बार प्री के पहले मैं पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ के गई थी, वो जो पीछे समरी होता है ना, पहले वो देखती थी, फिर मैं समझती थी कि पीछे इसमें मटेरियल में कुछ ऐसा है जो मुझे समरी से याद नहीं आ रहा है, फिर देखती थी। तो वो रिफाइन होते जाता है आपका अप्रोच। बट पहली बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर आप पढ़ के नोट्स बना रहे हो तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है ये। तो इससे डोंट गेट बॉदर्ड बाय इट, मेक नोट्स, नो वरीज। Hello, ma'am. Congratulations again. Ma'am, you had philosophy optional, so please tell us how you prepared philosophy on your own. हाँ, सो पूरा Yes, ma'am. इट विल एक पूरा सेशन लग जाएगा अगर मैं पूरे में जाऊँ, बट मैं बहुत छोटा सा बताती हूँ आपको। फिलोसफी ऑप्शनल के लिए भी मैंने क्लासेस नहीं लिए, अगेन बिकॉज मैंने लॉ बैकग्राउंड है। तो पहले मैंने फिलोसफी क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग से, एटलीस्ट सिंस 10th, मुझे इंटरेस्ट था बहुत फिलोसफी में। तो मैंने ये जो सिलेबस में ऑथर्स है ना, द रिपब्लिक पढ़ी हुई थी, सार्ट की एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म पढ़ी हुई थी, कामू की बहुत बुक्स पढ़ी हुई थी। तो वो थोड़ी जनरल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सो नो फाउंडेशन कोर्सेज, बट ओनली मित्रा आईएएस मटेरियल। मैंने स्टार्ट यही किया कि अब मैं डायरेक्टली इमैनुअल कांट का क्रिटिक ऑफ रीजन पढ़ के जाऊँगी, बिकॉज आई एम सो स्मार्ट, बट आई एम नॉट, एंड इट इज़ अ ह्यूज कोलोजल वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज़ ऐसे मत करिए। आई ट्रूली बिलीव दैट मित्रा आईएएस का मटेरियल इज सफिशिएंट। मैंने सिर्फ वही रेफ़र किया। आप अगर यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं तो आप चेक करिए PYQ से कि मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं, आप कोचिंग में पढ़िए। टेक्निक जनरली सिमिलर है, जैसे जो GS में बताया वही आपको ऑप्शन में भी करना है। मैंने ये किया था। मैम, इसमें आंसर राइटिंग में भी इशू आता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल आंसर राइटिंग होती है मैम, फिलोसफी में ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि इसमें काफ़ी अलग है आंसर राइटिंग। मैम, इसमें आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैंने वो टेस्ट सीरीज सर की 3 बार लगाई है, 21, 22, 23, तीनों बार। जब मैंने वो टेस्ट सीरीज़ लगाई है, वो सर खुद चेक करते हैं
paper he checks on his own. I think here also Anup sir checks the paper on his Yes, own, ma'am. right? That is God sent. I can't tell you कि ये कितनी अच्छी चीज़ होती है कि टीचर आपका पेपर चेक कर दे. तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल रही है जहाँ पे टीचर चेक करके बता रहे तो दैट इज़ इनफ. वो टेस्ट सीरीज़ बार बार लगाइए. टॉपर्स कॉपीज़ पुल आउट देम. मैंने अंकिता जैन मैम जो सेकंड आई थी उनकी कॉपीज़ जब मैं देखती थी तो मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था. वो इतना प्यारा लिखती हैं, उससे दिखता है कि उन्होंने कितनी बार ये सिलेबस रिवाइज़ किया हुआ है. तो टॉपर कॉपीज़ देखिए, आपको समझ आ जाएगा कैसे जनरली लिखना है. थोड़ा फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट है. मेरे 2022 मेंस में सेकंड पेपर में 155 आए थे, इस बार 129 है, तो कम हो गए. मेरी प्रिपरेशन, मेरा होल्ड, मेरी अंडरस्टैंडिंग सब बढ़ा, मार्क्स कम हो गए. वो सब्जेक्टिविटी रहती है. ओवरऑल मेरी 272 है, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है फिलॉसफी में, बट दैट इज़ द सैक्रिफाइस आई वाज विलिंग टू मेक. मुझे फिलॉसफी इतना पसंद था कि मुझे सबने बोला लॉ ले लो, लॉ में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, लॉ इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मैथमेटिकल है. बट आपको ऑप्शनल, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है और जीएस से भी बहुत ज़्यादा ऑप्शनल रिवाइज करना पड़ता है. तो अगर आपको फिलॉसफी से प्यार है और आपको फिलॉसफी अच्छा लगता है तो फिलॉसफी के साथ AIR 2 अथर आमिर सर और वो 3 अंकिता जैन मैम टॉपर्स भी आए हैं. फिलॉसफी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट. यस मैम, वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट CSAT. लाइक CSAT में क्या अप्रोच होनी चाहिए? CSAT में इस बार मेरे आए 67. हाँ, आई जस्ट मेड इट थ्रू. और मैंने पेपर के बाद आके बोल दिया था थर्ड अटेम्प्ट है, प्री भी नहीं निकलेगा क्योंकि मैं CSAT में फेल होने वाली हूँ. मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था ना 12th के बाद. तो यही मेरा ये फ्लॉ है. ओ सर मुझे ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड बोल चुके हैं और मैं हर बार आपको बता रही हूँ कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने कैसे मुझे किल किया. तो मैं ऐसे सोच के जाती थी कि इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है मुझे और लॉजिकल रीजनिंग इतना ज़्यादा आता है, तो मैथ्स अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया, 10th तक का मैथ्स भी आता है, तो मैं ईजी है पेपर. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरी स्ट्रैटेजी बहुत बकवास थी. तो इससे आप बस ये सीखो कि प्लीज़ CSAT प्रिपरेशन करो. बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बट अब तो बहुत टफ हो गया. 11th-12th की मैथ्स पूछ रहे. मेरे पास 11th-12th में मैथ्स थी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी के इतने सारे क्वेश्चंस थे जो मुझसे कुछ नहीं बने वहाँ पे. लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही कम था और इंग्लिश में हमेशा आप श्योर नहीं हो सकते कि जो आप कॉम्प्रहेंशन रीड करके जिस पर अराइव कर रहे हो वो सही है या नहीं. सो नाउ CSAT इज़ इम्पॉर्टेंट. अनड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देना कि बस CSAT ही पढ़े जा रहे, बट प्लीज़ प्रिपेयर इट. मैंने कहीं से सुना है कि शून्य IAS का मटेरियल अच्छा होता है, तो आप वो देख सकते हैं. अगर आपको जो यहाँ पे मिल रहा है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है. तो और PYQs देखिए और मॉक्स लगाइए. ओके, थैंक यू सो मच मैम. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. मैम नोट मेकिंग के रिलेटेड कुछ मेरे को पता करना. मैम बिफोर 3 दिन पहले मैं आंसर राइटिंग वगैरह कर रहा था, बट माइंड में एक थॉट आया कि उस 3 आवर्स के टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर मैम हर एक क्वेश्चन को सोच के प्रॉपर लिखना करना, तो वो मैम हो जाता है क्या कंप्लीट मैम 3 आवर्स के अंदर, कि पहले से ही मैम कुछ ना कुछ आप रेडीमेड नोट मेकिंग में आप ऐसा सेट करके जा रहे हो जैसे कि सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपने बनाया हुआ हर चीज़, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड वगैरह, तो आपको एग्जाम में सोचने का मतलब इतना नहीं है कि आप कुछ ना कुछ तो हम डिफरेंट वगैरह, तो उसके रिलेटेड मैम आप थोड़ा बता सकते हैं? तो बहुत लोग बोलते हैं ये टेम्पलेट वाला प्रिपेयर करना चाहिए. मैंने PYQs के टेम्पलेट्स प्रिपेयर किए थे 2017. अगेन फॉर मेंस 2017 वाज द कट ऑफ. GS के सारे क्वेश्चंस के टेम्पलेट्स एक्चुअल पेपर के प्रिपेयर किए थे बस, बाकी आगे नहीं. जो आप भूल रहे हो कि पेपर कंप्लीट होता है या नहीं, ये सेम क्वेश्चन मैंने एक टीचर से पूछा था मेंस के जस्ट पहले 2022 में कि पेपर ही नहीं कंप्लीट हो रहा मुझसे. तो क्वालिटी ऑफ आंसर तो छोड़ो, 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा है कंप्लीट. वो टीचर ने मुझसे पूछा 12 बार रिवाइज किया है. तो मैंने बोला नहीं, वो फिलॉसफी ऑप्शनल केस होते. तो आप जितनी, उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों के 5 मिनट पहले कंप्लीट हो जाते हैं. और 2023 मेंस में मैं जिस क्लासरूम में बैठी थी उसमें मैं फर्स्ट पेपर फिनिश करती थी 3-4 मिनट पहले, और मैं उठ के देखती थी कि सब लिख रहे हैं, मेरा हो गया. वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि मैंने बहुत बार रिवीजन की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की. रिवीजन प्रैक्टिस मैं इसलिए आपको बोल रही थी ना कि 3 घंटे का पेपर लगाने की प्रैक्टिस करनी है. एक आंसर 7 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस इज़ ओनली फॉर यू टू गेट द हैंग ऑफ इट, बट प्रीडोमिनेंटली आपको प्रैक्टिस 3 घंटे की पेपर की करनी है. मैंने यहाँ पे
जो 3 महीने होते हैं ऑलमोस्ट हर दिन आके विजन में पेपर लगाए, दिन में 2 वाले भी लगाए, 9 टू टिपिकल अपने आप को सिम्युलेट करके एनवायरनमेंट में। यहीं पे दिन भर मैं सुबह 9 बजे स्टार्ट करना होता था तो 8:30 से शाम को 5:30 तक इसी सेंटर पे रहती थी। बट शायद किसी ने देखा नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैं रूम में घुस के बैठी रहती थी और पेपर प्रैक्टिस 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 बस, और कुछ इसमें टेक्निक नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें भी ट्रेंड है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। 10 मार्कर में हमेशा 2 क्वेश्चंस होते हैं, आधे आधे 2 पेजेस है, एक पेज पे हाफ पार्ट आता है, दूसरे पेज पे अदर हाफ आता है। इंट्रो में कुछ ऐसा लिखिए जो आप बॉडी में नहीं लिखने वाले, कंक्लूजन में कुछ ऐसा लिखिए जो आपने बॉडी में कवर नहीं किया, क्योंकि रेपिटेटिव मत बनाए इसे। यही है आपका टेम्पलेट। आप वो टेम्पलेट से बार बार बस अपने दिमाग को एक स्टैंडर्ड पैटर्न में लाते हो, वो टेम्पलेट एग्जाम में याद नहीं आता। इस बार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का क्वेश्चन जो आया था उसका मैंने टेम्पलेट बनाया था, वो पहले भी आया हुआ था मेंस में GS2 में, बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा था। एक बार नीड्स और चैलेंजेस थे, इस बार वो उसमें बिल्कुल ही स्टैटिक टिपिकल की क्या है, कहाँ दिए गए हैं और क्या इसमें अब इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो आप जब बहुत बार प्रैक्टिस करते हो और आपको मार्क्स मिलते हैं तो आप देखते हो कि इतनी कम जगह है, और GS3 में तो एक्चुअली आप 10 मार्कर्स में भी 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्रैक्टिस कर करके आप ये सीखोगे कि जो पूछा है सिर्फ वही लिखने की जगह है, अगर और कुछ भी तामझाम लिख दिया तो 0 हो जाते हैं मार्क्स। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑलवेज फोकस ऑन जस्ट व्हाट इज़ आस्क्ड। आप टेम्पलेट याद करने का ट्राई मत करो, उसका ड्रॉबैक ये है कि पूछा कुछ और होता है और निकल कुछ और जाता है, आंसर में कुछ और लिख देते हो आप, क्योंकि आपको जो याद है वही लिख रहे हो आप। आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेन करो कि आप बहुत अच्छे से नीड पूछा है तो मैं सिर्फ नीड ही लिखूं, ऐसा बनाओ अपने आप को। डाटाज वगैरह सब रेडीमेड होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में इतना मतलब हर चीज में नहीं, जैसे NGO पे आया तो हाथों हाथ आपने लिख लिख दिया। दिया कर दिया, तो उसके रिलेटेड था कि मैं वो देखो, जो आपकी ये मैंने बोला था सब लोग अलग अलग होते हैं। Yes. मैंने ये टेम्पलेट वाला रूल नहीं फॉलो नहीं किया follow था, किया। बट मैंने नोट मेकिंग पॉलिटी के लिए की थी, Okay. क्योंकि GS2 का पेपर थोड़ा टफ आता है। Okay. हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैं नोट मेकिंग करने बैठती तो अजीब ही हो जाता, मुझसे नहीं हो पाता। तो मैंने चूज़ कर लिए थे कि किस में नोट मेकिंग की ज़रूरत है। जैसे इको में आप नोट मेकिंग करें, और डेटा सेट्स इको के तो रटने पड़ते हैं बैठ के, कि सपोज रूरल अर्बन डिवाइड की पॉपुलेशन 70% 30%, वाटर स्कैसिटी की, ऐसे डेटा सेट्स की अलग अलग शीट्स भी मिलती है। आपके मटेरियल में भी जो डेटा है आप अलग से लिखते हो उसको और रिवाइज करते हो, ये करना ही पड़ता है क्योंकि आपको पेपर में डेटा लिखना ही लिखना है। तो जैसे पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, वो आपको रटने पड़ेंगे मेंस के लिए, नॉट फॉर प्री। आपको जजमेंट्स और उनका रेशो रटना पड़ेगा, डेटा सेट्स करने पड़ेंगे, उससे मार्क्स आते हैं, वरना तो बहुत जनरलाइज्ड आंसर हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस, और किसी को कुछ डाउट है तो? मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, मतलब जैसे कई बार पूछ लिया UPSC ने ओपिनियन बेस्ड, जो GS2 GS3 में कभी पूछ लेते हैं कि तुम्हारी जैसे रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनको नुकसान होता है, या अभी जो गाजा स्ट्रिप पे हो रहा है हम 2 स्टेट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बट मुझे लगता है कि मतलब और कुछ बेटर चीज़ अगर आप उसमें ऐड कर सकते हैं तो अपना उसमें दे सकते हैं क्या, मतलब वैल्यू एडिशन कंक्लूजन में कुछ लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो बिल्कुल। जैसे फॉर्म लॉज थे, अब फॉर्म लॉज की सारी पावर्स हो कहते कि SDM APMC को खत्म करेंगे, ये तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो लिख सकते हैं ऐसे मतलब। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ना कि फार्म लॉज सही थे। यस मैम। एक वर्किंग कमेटी बैठी थी, उसने एक एक जो काउंटर हुआ था फार्म लॉज पे, उसके एक एक पॉइंट को बताया था। एक था कि APMC मंडीज़ के अलावा बेचने से APMC मंडीज़ ख़त्म हो जाएंगी, बट जब सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया तो पता चला कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र हर जगह ऑलरेडी अलाउड है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जब काउंटर कर दिया तो आपका ओपिनियन शुड बी सुप्रीम कोर्ट वाला। हाँ, मतलब डोंट, अभी तो मेंस में तो 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, इंटरव्यू में सब कुछ ओपिनियन बेस्ड है। तो ट्रिक ये है कि ओपिनियन होना चाहिए जो सेंट्रिस्ट हो, रैशनल हो। रैडिकल ओपिनियन आपको हेल्प नहीं करेगा, रैडिकल ओपिनियन आपका रहेगा भी नहीं। जब किसी टॉपिक को बहुत अलग अलग अप्रोच से समझ लेते हैं ना, तो जो ओपिनियन आपका बनता है वो बहुत ही ज़्यादा नॉन रैडिकल सा ही बनता है।
क्योंकि आपको हर तरीके से उसको देख चुके हैं आप उस टॉपिक को, तो फिर आप कोई एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन नहीं लेके आते हो कि नहीं सब बकवास थे फार्मूलाज ना, आप बोलोगे कि वो सब बहुत ही अच्छे थे, एग्जैक्टली ऐसे ही कर दो। आपने इतना पढ़ लिया कि अब आप एक रैशनल ओपिनियन दोगे अपना। पीछे से फ्रेंड्स, हाँ, नींद अगर खुल गई हो तो जैसे जो कोई बात नहीं सर, मेरे कॉलेज में आते थे मैं तो 1 मिनट भी नहीं उठ पाती थी। मैंने आपको बोला ना, इसलिए मुझे डर लगता है कि क्यों ये कैसे सुनेंगे, 2 घंटे से मैं बोले जा रही हूँ। Ma'am, you told us that you revised Spectrum 10 times. Is that over a 3-year long period? या ऑब्वियसly। So say your time horizon is 12 months or 15 months. हाँ। So what is the sustainable number of time that you should revise Three? your resource? 3 3 times. All your First, resources. all resources नहीं, but spectrum 3 times। से द पॉलिटी हैंडबुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लास नोट्स, वो 2 बार में हो जाएगा। प्री के लिए तो 1 बार में हो जाएगा, इजी है। पेपर भी तो एनालाइज कर रहे हो। साइंस एंड टेक की जो 2 मैगजीन्स उठाओगे और आपका बेसिक मटेरियल वो 1 बार पढ़ो। बेसिक मटेरियल साइंस एंड टेक की मैगजीन जो होगी PT 365 वो 2 बार पढ़ो। आप बार बार पेपर देख के इसको टेलर करो। कोई ये सेट स्टैंडर्ड नहीं है 3 बार हर चीज़ 3 बार ही पढ़ना है, ऐसे नहीं है। कुछ चीज़ें ज़्यादा बार पढ़नी पड़ती है, जैसे स्पेक्ट्रम इज हिस्ट्री, इज फैक्चुअल, heavy on facts, you have to do it many times. There are some things which are absolutely understanding based. For example, economics I believe is absolutely understanding based. उसको उसमें करंट बार बार थोड़ा रिवाइज करने की फिर भी ज़रूरत पड़ती है। आपको स्टैंडर्ड एक बार समझ आ गया तो आप यू आर गुड टू गो 2 बार में ही। इट्स लाइक दैट। Thank you. और फ्रेंड कोई? हाँ, अब आप इतना शर्माओगे, सामने 5 डेमन होंगे इंटरव्यू में, यहाँ तो 3 बार पूछ रहे हैं बोलने के लिए। हाँ, 5 डेमन के सामने आपको बोलना है। सर बहुत टाइम भी हो गया बेचारे, अभी बहुत नहीं, they were raising heads है ना, हाँ तो that's why I said that. Why are you hesitating? हाँ, यस हाँ मैम, मेरे को जो एथिक्स है उसमें जो केस स्टडी वाला पोर्शन आता है ना, तो उसके लिए जो मतलब जो डायमेंशन जो केस स्टडी के लिए जो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो उसके बारे में। वो विजन आईएएस का एक है ना कंपाइलेशन ऑफ 70 केस स्टडीज, पुराना है शायद थोड़ा, है ना? अपडेट कर दिया मैम, अपडेट हो गया वापस। अपडेट हो गया ना, मैंने तो वो पुराने वाला ही करा है। अच्छा है बहुत, वही टेम्पलेट में लिखो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजूबा कुछ लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा। एक बार जब आप पहली बार 3 घंटे का पेपर लिखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बेस्ट आंसर्स आर अ far-fetched dream, not attainable. Your answer should be just enough. और मार्क्स भी इसलिए इतनी आते हैं ना, 52% वाला टॉपर है, तो अगर सब बेस्ट आंसर लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 98% आने चाहिए यार। तो वो पेपर बना ही ऐसा है कि सब एवरेज टाइप ही लिख पा रहे हैं। आप वो एवरेज आंसर्स अटेन करने का ट्राई करो, डोंट फिक्सेट। अब स्टोरी भी सुनी होगी ना, वो केस स्टडी होती है कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया क्लास को। एक ग्रुप को बोला बेस्ट पॉट बनाना है, एक ग्रुप को बोला एज मेनी पॉट्स एज पॉसिबल। जो बेस्ट पॉट बनाने वाला एक भी नहीं बना पाया, जिसको बहुत सारे बनाने थे उसने थाउजेंड्स ऑफ बेस्ट पॉट्स बना लिए, क्योंकि वो फोकस कर रहा था ज़्यादा करने पे, ना कि बेस्ट कुछ नहीं होता। आप रिवाइज करते जाओ। मैम जो ये जो जो डायनेमिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशल जस्टिस सोसाइटी है, तो इनमें जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे वो जनरल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे अभी जो लास्ट क्वेश्चन आया तो चाइल्ड क्लबिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, तो मैम इनमें मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि अपनी तरफ से मतलब कितने वर्ड्स मतलब कैसे फॉर्म करूँ मैं आंसर को। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते? नहीं मैम, अभी नहीं की। आई जस्ट स्टार्ट, मतलब मेरी 7 और 8 महीने से स्टार्ट किया है मैंने प्रिपरेशन को। 7-8 महीने हो गए? हाँ। तो इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस कवर किया है कहीं से? हाँ, विजन मटेरियल में सेल्फ कर रहा हूँ मैम, तो इस हाँ अच्छा, तो मटेरियल से कवर कर लिया एक बार। हाँ। एक बार पीटी मेंस पढ़ लो, या कोई भी करंट अफेयर्स का जो ईयरली कंपाइलेशन है, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस का एक ही बनता है, वो पढ़ लो। आप कर लोगे आंसर फिर। अगेन वही, उसमें आप अपनी बेसिक आंसर लिख दो ना, मिल जाते हैं मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वो आपको बहुत एक्सपर्ट हो आप चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस पे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है, आप रेलेवेंट पॉइंट्स लिख रहे हो, बहुत अलग सा कुछ नहीं लिख रहे। जो आपको अभी सोचने पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, आप समझो अगर आप 7-8 महीने से पढ़ रहे हो और आपने एक बार इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस पढ़ चुका है, तो वो आपको सही आ रहा है आंसर जो आ रहा है। एक बार चेक भी करा लो किसी से, किसी टीचर के पास, या टेस्ट सीरीज ले लो,
उसमें मॉडल आंसर भी दिया होगा, मे बी टैलिएट विद दैट, बस इतना ही। ओके मैम, थैंक यू। एथिक्स की स्ट्रैटेजी लिमिटेड रखो, अपनी एक ही रिसोर्स पढ़ो, बस एक ही जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़ो। बोलते हैं एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लिखने, इस बार के पेपर में आप एग्जाम्पल्स ज़्यादा लिखते तो आप अच्छा आंसर नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर का नाम है एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, बहुत सारी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ है अलग अलग जो लिस्टेड है, और उसकी थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज, जैसे बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, कॉग्निटिव तरीका है, सोशल इन्फ्लुएंस है, वो एथिक्स इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, ट्रीट इट लाइक दैट, कवर इट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड सोर्स एंड प्रैक्टिस इट, दैट्स इट। मैंने नहीं रेफ़र किया है बिल्कुल भी, वो बुक मैंने देखा भी नहीं है, मुझे नहीं पता, बट अच्छा होगा आप अगर किसी भी बुक में दोनों चीज़ों का बैलेंस है, जो थ्योरी है एथिक्स की, जो व्हाट वैल्यू शुड अ सिविल सर्वेंट हैव, उसमें 7 वैल्यूज़ दी हुई है, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, वो उनकी डेफिनेशंस दी हुई है, और फिर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो बेस्ट सोर्स है, फिर उसको समझ लो। और एग्जांपल्स ना, एथिक्स में एक ट्रिक है कि आप अपनी बाकी जीएस के सिलेबस से एग्जांपल्स लिख सकते हो एथिक्स में, तो आप हिस्ट्री का जो याद आ रहा है वो एग्जांपल लिखो, आपको पॉलिटी का अगर कुछ याद आ रहा है तो वो लिखो, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। आपको जनरल लाइफ से भी, मैंने बहुत टॉपर कॉपीज़ में खुद के एग्जांपल्स अपनी लाइफ के, मेरे घर पे एक हेल्प थी, उन्होंने ऐसे किया, दैट वो मिल रहा है, लीवर यूपीएससी ने आपको दिया टू बी क्रिएटिव, सो बी क्रिएटिव इन दैट पेपर। हाँ जी, ये अप्रोच से मेरे को मेंस 2022 में 108 मिले थे, इस बार 138 है, क्योंकि मैंने ये अप्रोच नहीं फॉलो किया। एक ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पहले का ट्रेंड था जब ऐसे के क्वेश्चंस ही डिफरेंट थे, ये अब ऐसे ऐसे लिखना इज़ नॉट कंड्यूसिव। मुझे 30 मार्क की इम्प्रूवमेंट हुई जस्ट बिकॉज आई लेट दिस प्रैक्टिस गो। पहले मैं 2022 में 108 दिया उन्होंने मुझे, एग्जैक्टली इस अप्रोच से लिख के आई, जो टॉपिक दिया है एक सिरे से शुरू कर दिया, ये हिस्ट्री, ये जोग्राफी के एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी, बट वो ऑर्गेनिक नहीं बन रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल आ रहा है ना, तो आप उसमें अप्रोच थोड़ी सी अलग है। आप उस टॉपिक को समझ के, जैसे एक बड़े मेंस के पेपर जैसे देख लो उसको, मेंस के आंसर जैसे, कि आप उसी टॉपिक के नीड्स, चैलेंजेस, उसको, वो है 360 डिग्री व्यू अब, ना कि उससे अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू देखना, बट उस टॉपिक का 360 व्यू लेना, बेसिक ट्राई करना मेंस में, ये एक चीज़ याद रखना। ये वाला अप्रोच में 108 भी कोई बुरे मार्क्स नहीं है, बट उतने पे आके रुक जाएगा। आई रोट दैट वन, तो उसमें ऑब्वियसली मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस और बुद्धा का एग्जाम्पल लिखा, ऐसा नहीं है मैंने वो नहीं लिखा, बट मैंने सिर्फ हिस्ट्री के वो 2 एग्जाम्पल लिखे। नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, इस टॉपिक पे आप हिस्ट्री के करोड़ों एग्जाम्पल्स दे सकते हो, फिर आप आ जाओ कि स्टीव जॉब्स ने भी ऐसे किया, जेके रॉलिंग ने भी ऐसे किया, वो मतलब आप, यू डोंट हैव टू मेक इट अ अक्यूमुलेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। ये भी नहीं करना है कि आप बस पैरा पे पैरा एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स दे जा रहे हो, आप समझाओ। जैसे इसका 360 व्यू मैंने क्या लिया, अलग अलग वर्ड्स दिए हुए ना, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, सो आई स्टार्ट विथ व्हाट कन्वेंशनली इज बिलीव्ड, कि जो एनीबडी हु इज वॉन्डरिंग इज लॉस्ट, देन आई गिव ओनली 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस एंड बुद्धा, वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, बट आई ट्राई टू कनेक्ट इट विद द एसेंस ऑफ द टॉपिक। उस एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में समझाया कि बुद्धा लॉस्ट नहीं थे, वो कुछ ढूंढ रहे थे। फिर मैंने इसी टॉपिक में और बाइफर्केशंस क्रिएट करी, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट में भी 2 टाइप के लोग हैं, सम हु आर रैंडमली वॉन्डरिंग and they have no purpose in mind, that is detrimental and that is being lost. But when you have some predetermined purpose and you're either trying to look into yourself or you're trying to look outside the world, only then can you discover something. Then I came upon how progress is only through wandering. किसी ने भी अगर बाहर की दुनिया के बारे में कुछ डिस्कवर किया है या स्पिरिचुअली कुछ डिस्कवर किया है, वो वॉन्डरिंग के थ्रू ही किया है। ऐसे अप्रोच करो टॉपिक को। मैम आई सीसैट अगर नेक्स्ट ईयर दे रहे हो 2025 का अटेम्प्ट,
तो जान से उसके पहले अगर मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, मतलब बिल्कुल ही नहीं बनता, तो अभी मैथ्स करना स्टार्ट कर दो, बट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दिन में, नॉट मोर देन 1 आवर. डोंट गिव इट 3-4 आवर्स एवरी डे. CSAT का एग्ज़ाम नहीं है. तो जैसे इन्होंने बोला कि ये पहले रीडिंग में बना पा रही है, मैं भी ऐसी थी जो पहले रीडिंग में बना पाती थी. अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हो कि आपको पहले रीडिंग में अभी बस समझने में ही बन रहा है, तो आप पहली रीडिंग में मत बनाओ, जब आप रिवाइज करो तब बना लो. बट नोट्स जो बेसिक, जो स्पेक्ट्रम के नोट्स बना रहे हो और स्पेक्ट्रम से मोटे नोट्स बन गए, ये गलत है, वो मत करना. आइडेंटिफाई कर लो कौन सा, जैसे साइंस एंड टेक के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, इन्वायरमेंट के नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि वो जो मैं पढ़ रही हूँ उसी को बार बार पढ़ के कर सकती हूँ. बट पॉलिटी में मुझे नोट्स की ज़रूरत है, तो पॉलिटी की बनाए. ऐसे समझो कि PY और मेंस के लिए मेन स्पेसिफिक नोट्स का ही सोचो. प्री के लिए बहुत सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. आइडली क्लास नोट्स बनाओ. क्लास में नोट्स बनाना बहुत अलग चीज़ है, वो आपको क्लास में एंगेज रखता है. अगर आप क्लास में बैठ के ऐसे ये कोई बाबा जी का दर्शन चल रहा है ऐसे करके सुनते रहोगे, तो आप लॉस्ट, कभी इधर जाएगा दिमाग उधर जाएगा. क्लास के नोट्स बनाओ, वो भी कीवर्ड्स टाइप ही रखो. मतलब हो सकता है, मैंने बहुत सारे ऐसे नोट्स बनाए जिनको मैंने कभी रेफर नहीं किया फिर से, क्योंकि वो बस उस टाइम वो चीज़ याद करने के लिए मैं बना रही थी. मैं करंट अफेयर्स की मैगजीन्स की भी नोट्स बनाती थी, मैं मगेडियो में भी. तो पर मैंने कभी वो नोट्स फिर से नहीं देखे. तो कभी कभी आप ऐसे नोट्स बनाते हो जिनको आप फिर से कभी नहीं देखोगे, आप वो तब टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बना रहे हो. कभी कभी आप ऐसे नोट्स बनाते हो जो आप हमेशा बार बार देखोगे. जैसे मेरे पॉलिटी के नोट्स मेरे लिए मेन सोर्स बन गया था आफ्टर अ पॉइंट. मेरे फिलोसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो मैंने ऐसे बनाए थे कि अब मैं सिर्फ यही करूँगी और कुछ नहीं करूँगी. बट फॉर एग्जाम्पल जो मैंने इको के नोट्स बनाए थे, वो मैंने नहीं देखे फिर से, क्योंकि वो मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाए थे. तो मिक्स एंड मैच. पेपर्स देख के, पेपर्स PYQs एक बार आप जब सिलेबस पढ़ रहे हो और तभी अगर आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बना रहे हो, तो कीवर्ड के नोट्स बनाओ, कीवर्ड टाइप नोट्स बनाओ. जैसे हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाया या ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक उठाया, तो हेडिंग एंड आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसकी डेफिनेशन में ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. पूरी एक सेंटेंस नहीं लिखो, सिर्फ 3 वर्ड्स वो लिख दो. फिर जब आप PYQs एनालाइज करोगे, आपको समझ आते जाएगा कि सही बने कि नहीं. जैसे मैंने ज्योग्राफी के फर्स्ट रीडिंग में जो नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने पूरा जैसे जो मैपिंग की भी नोट्स बना ली थी. तो उसके बाद जब मैं रेफ़र करती थी तो वो अच्छे थे बहुत, तो मैं बार बार उनको पढ़ रही थी. तो पहली बारी में भी बहुत लंबे ना हो जाए नोट्स. ऐसा रखो कि आप लाइव क्लास के साथ जो बना रहे हो ना, वो अच्छे बन रहे हो, वैसे रख दो. मतलब अगर आप, क्योंकि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सो कीप दैट योर स्टैंडर्ड, कि जो 2 घंटे की क्लास में जो टॉपिक कवर हुआ है उसके आपने नोट्स बनाए हैं, वो अच्छे नोट्स हो, वो ऐसे स्क्रिबलिंग ना हो. दैट इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट. मैम हाउ यू बेटा जिसके पास माइक है थोड़ा उनको भी दे देते हैं. हाँ, और एक स्टूडेंट कोशिश करे कि 2 डाउट 3 डाउट टाइप है ना, बाकी सब मिक्सिंग हो रही है. हाँ बेटा. मैम हाउ यू कंपाइल योर करंट अफेयर्स विद द नोट्स, क्योंकि कई सारे टॉपर्स बोलते हैं कि हम लोगों ने न्यूज़ से या किसी आर्टिकल से अच्छी लाइन मिली थी तो हम लोगों ने हमारे आंसर्स के अंदर कोट की, बट एट दैट पॉइंट वहाँ पे आपको याद नहीं आता या फिर आपके पास परफेक्ट होता नहीं कि लिखना कैसे है उस चीज़ को, तो वो आपने कैसे मैनेज किया विद योर रनिंग नोट्स? आई थिंक जो बोलते हैं कि हमें न्यूज़पेपर से वो लाइन अच्छी लगी थी, उन्होंने एक अलग नोटबुक बना रखी है न्यूज़पेपर की, जिसमें वो जब भी कुछ अच्छा लगता है उस नोटबुक में लिखते हैं और उसको रिवाइज़ करते हैं. 3 साल में हर न्यूज़पेपर जो पढ़ा है वो किसी को भी नहीं याद रहेगा, रोबोट को भी नहीं याद रहेगा. तो वो नोट्स में लिखा होना चाहिए कहीं पे. अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा लगा बहुत, तो रनिंग नोट्स में कैसे कर सकते हैं, मैंने कभी ये नहीं किया. मेरे स्टैटिक के नोट्स ही बनाए मैंने, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स मैगज़ीन पे रिलाई करती थी फॉर करंट अफेयर्स. तो मैं उस मैगज़ीन को बार बार, जो ईयरली कंपाइलेशन होता था उसको बहुत बार रिवाइज़ करके जाती थी और अपना स्टैटिक सोर्स रिवाइज़ करके जाती थी. तो दैट वुड बी इनफ फॉर मी. जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कुछ सेपरेट नोटबुक बनाते हैं शायद, जिसमें वो लिखते हैं ऐसे ऑफ हैंड. उस दिन स्पीकिंग ट्री में ये एग्जाम्पल आया था, ऐसा इतना कोई शातिर है नहीं, वो नोट्स बना रहे हैं उसके. वो रनिंग नोट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, मैंने किसी एक टॉपर से सुना था कि वो अपने स्टैटिक नोट्स के बाद 3 पेजेस छोड़ देते हैं,
जैसे एक टॉपिक लिखा और 3 पेजेस छोड़ दिए और फिर वहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करते जा रहे, तो ये आप कर सकते हो। कि इंटरव्यू में कैसे उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ आप स्कूल से स्टार्टिंग से ही कॉलेज में स्टेज स्पीकर हो, आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर लेते हो, तो फिर लेकिन कभी कभार भ्रम भी टूट जाता है कि इतने अच्छे लोगों का इंटरव्यू नहीं हो पाता, तो क्या इंटरव्यू में टिप्स है क्रैक करने? अच्छा, तो जो आप ये सोच रहे हो ना कि वो इंटरव्यू में रह गए, उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि वो उनके इंटरव्यू में 110 आए हैं, बहुत रेयरली। होता क्या है कि मेंस में कम होते हैं, मेंस 10 मार्क्स से ही पास हुआ होता है, फिर अगर आप इंटरव्यू में 200 भी ले लो तो आप रह जाओगे, बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि मेंस क्लियर हो गया और इंटरव्यू में रह गए, तो वो दैट इज़ अ लूप होल इन आवर अंडरस्टैंडिंग। मेरे इस बार रिटन में 821 है और इंटरव्यू में 184, दोनों ही एवरेज है, इसलिए 54th रैंक के 5 या 4 नहीं है। तो अब मुझे इंटरव्यू देने के बाद लग रहा था कि 200 तो मैं क्रॉस करूँगी, बट 184 इस एवरेज मार्किंग टाइप है, तो इसलिए इंटरव्यू पे ज़्यादा रिलाय करना ही नहीं है, अपने को इंटरव्यू प्रूफ बनाना है खुद को, क्योंकि मेंस एक प्रिडिक्टेबल लेवल है, तो आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करें, रैंक आपका मेंस से आएगा, इंटरव्यू आपका रैंक इम्प्रूव कर देगा। मेरे 215 आते, जैसे मेरे जस्ट नीचे जो 55th है उनको 215 मिले हुए हैं, तो मेरे भी वैसे आते तो मेरा क्या रैंक होता। ये भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये एक्चुअली सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। मेरे डैफ से कुछ नहीं पूछा, मेरा डैफ बहुत लेंदी है, क्योंकि लॉ ऑप्शनल है, आर्मी बैकग्राउंड है, 10 स्कूल बदले हैं, कहीं एक जगह पे नहीं रही हूँ मैं, 3 स्टेट प्रिपेयर करके गई थी, राजस्थान भी प्रिपेयर करके गई थी क्योंकि अभी राजस्थान में रह रही हूँ, हरियाणा होम स्टे क्लेम करे तो हरियाणा पढ़ के गई थी, और कॉलेज भोपाल में हुआ है तो MP भी प्रिपेयर करके गई थी। पूछा मुझसे आप गेस करो कौन सी स्टेट का, MP, बस MP। एक मेंबर ने सिर्फ MP के क्वेश्चंस पूछे, जो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं MP नहीं प्रिपेयर करूँगी, मैंने लास्ट मोमेंट पे MP प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे इरिटेशन हो रही थी कि सब एक होम स्टेट प्रिपेयर करते हैं, मैं 3 होम स्टेट प्रिपेयर करके जाऊँगी, कैसी नाइंसाफ़ी है, बट यू कांट प्रिडिक्ट इट। मेरे में डैफ से सिवाय इसके और कुछ नहीं पूछा, मेरे हॉबीज़ से कुछ नहीं पूछा, करंट अफेयर्स से कुछ नहीं पूछा, मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ के गई, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिल्कुल मेंस टाइप था, वेरी वेरी एकेडमिक। में जैसे ही घुसी मैम ने मनरेगा पे डिस्कशन शुरू कर दिया कि अब रूरल अर्बन डिवाइड क्या है, वो कैसे चेंज हो रहा है, क्या आपको एस्टिमेट्स पता है कि नहीं, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की क्या प्रोज एंड कॉन्स है बताओ। सो इट वाज टिपिकल मेंस टाइप, एंड देन बिकॉज जो मैम थी सुमन मैम, शी सेट द टोन फॉर द इंटरव्यू। हर मेंबर ने फिर सिर्फ मेंस टाइप की डिस्कशन करी। अगर रेड सी इशू भी डिस्कस हो रहा है तो इट इज़ ऑलमोस्ट इन अ मेंस फॉर्मेट। अगर मुझसे वो हरियाणा में खाप पंचायत या फिर स्टबल बर्निंग पूछ रहे, मीन्स अगेन नथिंग करंट अफेयर्स ड्रिवन, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये सब कुछ नहीं पूछा। सो दैट इज़ वन अनप्रिडिक्टेबल स्टेज वेयर यू हैव टू, बट डोंट थिंक अबाउट दैट स्टेज राइट नाउ, फोकस ऑन प्री एंड मेंस, ओके। It helped me immensely in my essay paper. Generally सब बोलते हैं कि philosophy optional का कोई help नहीं है, हाँ, helps you immensely। जो 2 topics मैंने उठाए, not all those who wander are lost, and दूसरा वाला society with justice is not in need of charity, both। ये तो बिल्कुल socio political से आंसर कर दिया मैंने। तो if you have philosophy option, your essay is set, बहुत अपर हैंड है आपका। डोंट बाय इनटू द फैक्ट कि नहीं हेल्प करता, फिलोसफी ऑप्शनल डज हेल्प योर एसे, स्पेशली नाउ व्हेन ऑल एसेज आर फिलोसफिकल, 110% हेल्प्स यू। यू डोंट हैव टू नेम ड्रॉप फिलोसफर्स एंड देयर बुक्स, बट वो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस एज अ प्रिंसिपल आप डेवलप करोगी ना, वही आप पेपर में लिख के आओ तो अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं बहुत। बस चले तो क्लोज करते हैं, और आई होप कि आपको बहुत इनसाइट्स मिली होंगी, कई सारे डाउट्स तो जैसे ये नोटबुक वाला है, नहीं मज़ा नहीं आया, जब तक मज़ा नहीं आएगा मैं बोलता रहूँगा। हाँ, एक और सर, चलिए
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम।